बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने स्पेशली ऑनलाइन जो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे लोग डीएम करते हैं या डायरेक्ट मैसेज करते हैं, तो मुझे काफ़ी दिनों से लोग मैसेज करें आपने एनके पहननी छोड़ दी। व्यूअर्स, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, एनके मैं वैसे ही पहनती हूँ, लेकिन शो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए नहीं पहनती यूजुअली अनलेस कोई आँख में अल्लाह ना करे इन्फेक्शन हो जाए या आँख में कोई इशू हो, क्योंकि ग्लासेस को यूजुअली कूल नहीं कंसिडर किया जाता। बट क्योंकि आप लोग इतना कह रहे थे कि इतने दिनों से ग्लासेस नहीं पहनी तो पहननी छोड़ दी है, तो एनके तो मेरे पास हर रंग की हैं, हर नस्ल की हैं। आई लव माई ग्लासेस एंड ऑनेस्टली एनके पहन के ज़रा नज़र भी बेहतर आ जाता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में पहनती नहीं हूँ। खैर, ये तो एक लंबी दास्तान है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ऑन एंड ऑफ येस आई विल वेयर ग्लासेस। मैं बड़ा इन्जॉय करती हूँ ग्लासेस को पहनना एक्चुअली व्यूअर्स। आई थिंक इट्स अ वेरी कूल लुक। खैर, लेकिन एक बात, जिस तरह हमारी ग्लासेस होती हैं, अगर आपकी बिनाई की ग्लासेस हैं तो व्यूअर्स जिस चीज़ को देखने के लिए आप ग्लासेस पहनते हैं, जैसे कि दूर की नज़र आपकी कमज़ोर है, तो फिर आपको अपनी ग्लासेस को मैक्सिमम पहनना चाहिए। ये वो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जिसकी वजह से किसी बड़ी प्रॉब्लम में हम पड़ जाते हैं। अब जैसे कि अगर आपकी आंखें कमज़ोर है, ये एक अंडरस्टूड बात है कि अगर आप अपनी ग्लासेस को रेगुलर पहनेंगे तो आपकी आई साइट सेटल हो जाती है एक जगह पे, और बल्कि कुछ बेहतर भी हो जाती है। लेकिन जब आप ग्लासेस नहीं पहनते तो बार बार आपको जो ज़ोर लगाना पड़ता है और प्रेशर आपकी आंखों पे पड़ता है, तो उसकी वजह से फिर आपकी आंखें और कमज़ोर होती चली जाती हैं। और व्यूअर्स, बच्चों के केस में स्पेशली ख़ास एहतियात करनी चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं, बल्कि ये बात करने का रीज़न भी यही था कि छोटे बच्चे हो गए या हमारी फैमिली में ऐसे लोग हो गए, तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को और अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह को मतलब नहीं कहते। जिस तरह घर के बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं तो बार बार नहीं कहते खैर है, डज़न्ट मैटर, लेकिन इट डज़ मैटर। तो प्लीज़ बड़े छोटे सब अपनी ग्लासेस वगैरह का जो मामला है, आई ग्लासेस वगैरह या कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको प्लीज़ पहना करें। उनका एक पर्पस है, सिर्फ ये नहीं कि ऑन एंड ऑफ आपको सही नज़र आ जाए, बट कंटिन्यूसली आपकी आई साइट को मैनेज करने के लिए। इसी के साथ व्यूअर्स, आज और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम करते हैं। बात तो ग्लासेस से शुरू हुई। कल मुझे यही ख्याल आया कि मैंने कहा ग्लासेस कभी मैं पहनती हूँ कभी नहीं पहनती, बट सच बताऊँ तो व्हेन आई एम नॉट ऑन एयर तो ज़्यादातर मेरी आंखों पे अपनी एनकें होती हैं। कॉन्टैक्ट्स मुझे आंखों में इरिटेट करते हैं, सो आई ट्राई टू वेयर माई ग्लासेस। और स्पेशली जब टीवी देखना हो, ड्राइविंग, इन मामलात में तो वैसे भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्लासेस पहननी चाहिए। इसी के साथ एक और चीज़ है जो हम अक्सर करते हैं, पैसे। हमें जब भी दुकान से या कहीं से, या अगर सैलरी लोगों को कैश में मिल रही है, तो वो अपनी सैलरी या पैसों को बार बार गिनते हैं। होता ये है कि जब आप पैसों को गिनते हैं तो आपके हाथ पे कुछ 70,000 लोगों के जरासीम लग जाते हैं। सो ये भी एक ऐसी मिस्टेक है जो डेली लाइफ में हम करते हैं, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। आपने पैसे गिन लिए, वॉलेट में डाल लिए, उसके बाद अपने हाथों को वॉश करें अच्छी तरीके से और सैनिटाइज करें, क्योंकि वो पैसे बार बार हाथ चेंज करते हैं, विच इज़ वाई दे आर नॉट नीट एंड क्लीन। एक और चीज़ जिससे हम अपने जिस्म में जर्म्स डालते हैं, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं, वो है नेल्स। नाखून एक तो साफ़ होने चाहिए हर वक्त, एट ऑल टाइम्स। आपके जो नेल्स का अंदर का एरिया है वो नीट और साफ़ होना चाहिए, चाहे आपके लंबे नेल्स हों या छोटे हों। बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे नेल बाइटिंग करते हैं, अपने नाखूनों को चबाते हैं, और फिर होता ये है कि उस नेल बाइटिंग की वजह से बार बार बैक्टीरिया, जर्म्स, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, हज़ार और प्रॉब्लम्स होती हैं। बड़ों में भी एक कॉमन बहुत प्रॉब्लम देखी गई है नेल बाइटिंग की। बाय द वे, ये एक नर्वस हैबिट होती है और इसको अवॉइड करना चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसी तरह अब एक और ज़रा गंदी बात है, लेकिन कहनी बनती है, नाक में उंगली डालना। बहुत से लोग नाक में उंगली डालते हैं, बच्चे नाक में उंगली डालते हैं और फिर मुंह में हाथ डाल लेते हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ अगर बच्चों की ऐसी हैबिट है तो उसको ब्रेक करना है, और अगर करते हैं ऐसा तो फ़ौरन ले जाके उनके हाथ वॉश कराएं। नेल बाइटिंग, नाक में उंगली डालना, मुंह में हाथ डालना, उसके बाद ये बैड हैबिट्स हैं। अच्छा, एक और कॉमन प्रैक्टिस है कि गरम पराठे और हो गए या पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, कोई भी इस तरह की फ्राइड चीज़ को ना हम डायरेक्ट अखबार पे डाल देते हैं, अखबार के ऊपर डाल के उसको लपेट देते हैं। बहुत से लोग आज भी अपने घरों में ये अमल करते हैं, दुकानों में तो होता ही है। व्यूअर्स, अखबार में जो चीज़ लपेटी जाती है वो बेसिकली जहर में लपेटी जा रही है। अखबार का जो कागज़ वो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा जो स्याही, जिस इंक से अखबार के ऊपर प्रिंट किया जाता है, वो स्याही जहरीली होती है और वो उतरती है।
आप अखबार भी देखें, जब आप अखबार को पकड़ते हैं तो थोड़े थोड़े आपके हाथ ब्लैक हो जाते हैं, तो वही सारे जो स्याही है वो आपके खाने के ऊपर लग जाती है और फिर वही खाना आप कंज्यूम करते हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। फिर अक्सर लोग अपने शूज़ उठा के लेके आते हैं, अपने तस्मे बंद करते हैं, ये सारी चीज़ करके डायरेक्ट घर से निकल जाते हैं। मर्द हजरात में मैंने बहुत ज़्यादा ये देखे, लेडीज़ फिर भी हाथ साफ़ कर लेती हैं। सो प्लीज़ ख़वातीन ये चीज़ ज़्यादा अपने घर में इनकरेज करें और मर्दों को भी रिमाइंड करें कि प्लीज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉश योर हैंड्स। जूते बहुत गंदे होते हैं, लेसेस को जब आप टाई करते हैं तो पूरा आपका हाथ जो है वो जूतों पे मला जाता है। चप्पल उठाएं, जूते उठाएं, हाथ ज़रूर वॉश करें। अक्सर ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग के लिए चप्पल उठा के सामने रखी, उनके पैरों के तो हाथ नहीं धोए, ये सोच के कि भाई ये बड़े हैं। देखिए बड़ा अपनी जगह है लेकिन जरासीम अपनी जगह है। जरासीम ये देख के आपके जिस्म में नहीं घुसेंगे कि वो ये तो इन्होंने अपनी अम्मा या अब्बा के लिए शूज़ उठाए हैं। सो प्लीज़ ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो पेन को भी मुंह में डालते हैं। पेन हो गया, बच्चे जो हैं वो पेंसिल होती है, पेंसिल का जो रबर होता है वो चबाना शुरू कर देते हैं और वो रबर खा भी जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ बड़े छोटे पेन्स को चबाना, कानों में डालना, मुंह के अंदर डालना, ये चीज़ें आपको बहुत बुरी तरह से जिस्मानी भी नुकसान पहुंचाती हैं और हैं भी बुरी आदतें। देन एक और चीज़, झूठा पानी एक दूसरे का पी लेना। देखिए 100 बीमारियां होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो देखे बगैर, सोचे बगैर, किसी ने भी फ्रेंड्स ने ड्रिंक डाली, अच्छा मेरी भी वैसे ये बड़ी बुरी आदत है लेकिन मैं क्या करूं, हमारी जो मॉर्निंग एट होम की टीम है, मतलब कोई भी ड्रिंक पी रहा होता है मैं एक घूंट पी लेती हूँ, कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक खुद नहीं पीती, तो मतलब सिदरा हो गई उसकी, कभी सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, कभी वो जो है फातिमा की ड्रिंक पी ली। तो मेरी ये एक है बुरी आदत और इस पर मैंने भी काम करना है। और मैं बल्कि कल पढ़ रही थी, जब आइडिया आया कि ग्लासेस की आप लोग इतना कह रहे हैं, चलें आज मैं अपनी ग्लासेस भी पहन लूँगी शो के ऊपर, तो मैंने कहा कि ग्लासेस में ये गलतियाँ करते हैं, तो वो छोटी छोटी गलतियों का जहन में आया, तो उधर से फिर ये वाली चीज़ भी जहन में आई कि प्लीज़ एक दूसरे का जूठा खाना और पीना, नो डाउट कहते हैं कि प्यार बढ़ता है लेकिन उस प्यार के साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं। हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। एक दूसरे का झूठा पानी और झूठा खाना और कांटे चम्मच शेयर करना एक सेंसिबल आइडिया नहीं होता। लड़कियां हेयर ब्रश, बल्कि लड़कियां क्या, मर्द हजरात घर में एक ब्रश होता है और वो बालों का ब्रश सारे यूज़ करते हैं। अच्छा मियाँ बीवी में मैंने देखा है कि क्यूटनेस और रोमांस का लेवल जब बहुत हाई होता है तो दांत ब्रश भी एक दूसरे का शेयर कर रहे होते हैं, टूथब्रश। खुदा का वास्ता है बालों का ब्रश, टूथब्रश नहीं शेयर करना। मेरी एक फ्रेंड है, मुझे आज भी याद है, मैं उसके घर गई, उसका मैंने नई उसकी शादी हुई थी तो मैंने बाथरूम यूज़ किया, तो मैंने देखा कि ना वो कॉली के अंदर एक ही दांत का ब्रश पड़ा हुआ है। तो मैं बाहर निकली तो मैंने कहा ये बाथरूम कौन यूज़ करता है? कहती है हम दोनों मियाँ बीवी। मैंने कहा अच्छा तो ब्रश तो एक पड़ा दांतों का? हाँ, वो कहते हैं कि मुझे आज भी याद है, हक्का बक्का रहेगी तो 10-12 साल पुरानी बात है। कहती है वो कहते हैं कि दांत ब्रश हम दोनों अगर एक ही टूथब्रश शेयर करेंगे तो प्यार बढ़ता है। व्यूअर्स मेरा त्राना निकल गया, मैंने आके इसको घूमा, मैंने कहा तुम कितनी ग्रोस हो, मतलब दांतों का ब्रश यानी कि दांत जो मुंह का जो मतलब माउथ जो आपका जिस्म का सबसे गंदा हिस्सा है उसके बैक्टीरिया को आप शेयर कर रहे हैं। नो डाउट आप मैरिड हैं, क्यूट बात है, लेकिन इतना भी क्यूट ना होए कि बीमारियां फैलें। 70 दफ़ा मैंने उसको कहा, आज भी वो मियाँ बीवी एक ही टूथब्रश शेयर करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू किसी दिन को कोई बीमारी हो जानी है, इसलिए आपने ये हरकत नहीं करनी। दांतों का ब्रश और बालों का ब्रश प्लीज़ शेयर नहीं करना। ना बच्चों ने आपस में शेयर करना है, ना बड़ों ने करना है। माएँ प्लीज़ अपना ब्रश बच्चों पे ना यूज़ करें, बच्चों का ब्रश अपने सर पे ना यूज़ करें। 100 बीमारियाँ हो जाती हैं और सिंपल बात है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, जुएँ पड़ जाती हैं, 100 मसाइल होते हैं, तो ध्यान करना चाहिए। एक ये भी चीज़ आपसे ज़रूर बात करनी थी। देखिए रोज़मर्रा की ये डेली की गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो अगर हम अवॉइड कर जाएं तो वो सबके लिए बेहतर होता है। खैर इस तरह की बातें अगर कर ही रहे हैं तो शेफ़ तैयबा की तरफ भी रुख करना बड़ा ज़रूरी है, बल्कि आज उनसे हमने एक रेसिपी भी बनानी सीखनी है, ऑन एयर ही मैंने इनसे सीखनी है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ तैयबा। कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आपके दिल की बातें हो रही थी ना? बिल्कुल। आपको जो चिढ़ाती हैं चीज़ें? नहीं चिढ़ाती, क्योंकि मुझे भी चिढ़ चढ़ती है। मैं देखा गाड़ी में बैठी होंगी तो किसी को देखूंगी कोई गाड़ी चला रहा है ऐसा करके डांस, हाँ, और मुंह के अंदर हाथ और चबाई जा रहा है, और मैं कहती मेरा दिल चाहता है कि मैं अगले का हाथ पकड़ के निकालूं, ना करो जरासीम। बिल्कुल। फिर नाक में उंगली डाल रहे होते हैं लोग गाड़ी में। किचन से रिलेटेड जो मिस्टेक्स हैं जो मैंने अमूमन देखी हैं नॉर्मल खवातीन में, वो अपने कपड़ों से ना, मतलब हाथ गीले हैं, आप कोई नैपकिन रख लें, आप एप्रन पहन लें। अच्छा मैं भी यही करती हूँ। अच्छा मैं इसी शर्मिंदा हो गया ना, मैंने मुंह तरफ कर लिया जो कच्ची, क्योंकि मेरी बहुत बुरी आदत है, कपड़े जो किया अच्छा ऐसे करके हाथ करके कर लिया।
होता पता है क्या, कपड़े भी गंदे होते हैं बिल्कुल। तो हाथ धोने का कोई तुक नहीं होता। मम्मा अक्सर मुझे कहती है तुम्हें मसला क्या है, बचपन से ये तुम्हारी आदत है। इसी वही चीज़ है, बचपन में रोक लेना तो वो फिर परमानेंट आदत नहीं बनती। अब देखें, हम फूड बॉर्न इलनेस की बात करते हैं या हम फूड कंटेमिनेशन की बात करते हैं, तो हम ये तो देख लेते हैं कि भाई हमने गोश्त को या सब्ज़ी को साथ नहीं रखना, लेकिन हम गलती क्या कर रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारी मिस्टेक्स क्या हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि हम कपड़ों से हाथ साफ़ करें, आप एप्रन पहने, ठीक है, कोई नैपकिन साफ़ अपने पास रखें जिससे आप हाथ साफ़ करें। और उसके साथ अब ये नहीं है कि अब जैसे ये मेरे पास एक डस्टर पड़ा हुआ है तो मैं इसको मल्टीपल यूज़ कर रही हूँ, मैंने सिर्फ इसको, जो मेरा पॉट गर्म है, बर्तन गर्म है, मैं सिर्फ उसके लिए यूज़ करूँगी। आप सफाई भी उससे कर रहे हैं, आप हाथ भी उससे साफ़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये देखिए आपकी सरफेस को अच्छे से साफ करने वाला एक कपड़ा फ़र्क होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने बर्तन भांडे उठाने हैं, उसका होल्डर फ़र्क होता है, वो फिर आप चीज़ों को नहीं लगाते। आप अक्सर लोग जो हैं वो बर्तन वगैरह जो हैं वो कपड़ों से ड्राई कर रहे होते हैं, उनको एयर ड्राई होने देना चाहिए। कपड़े आपने चीज़ें वगैरह धो ली, उनको रख दिया, वो ड्रिप ड्राई हो जाएंगे। जब आप उनके ऊपर कपड़ा मलते हैं तो वो और गंदा हो जाता है, क्योंकि वो कपड़ा मल्टीपल यूज़ होता है। तो डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि ज़मीन पे टाकी लगा के उसी से कमोड को साफ़ कर देते हैं। अब फ्लश पे जिस पे बैठना होता है ख़वातीन ने, मर्द हज़रात ने, या इवन अगर आपने उसके ऊपर स्क्वाट करने वाला है तो उसको भी साफ़ होना ज़रूरी है। फ्लश के ऊपर वाला जो जहाँ से आप फ्लश करते हैं या दबाते हैं, उस जगह को भी टाकी से ही साफ़ कर देते हैं जिससे आपने ज़मीन को साफ़ किया है। सो ये भी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सरफेस, ऊपर की सर्फेसिस की सफाई की चीज़ें फ़र्क होती हैं, और वॉशरूम का सामान फ़र्क रखें, किचन का सामान बिल्कुल फ़र्क होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और यही चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़, कूड़ा दिन का सारा जो जमा होता है, जिसमें अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें स्मेल भी आती है, वो कूड़ा हम एक ही टोकरी में जमा करके किचन में छोड़ देते हैं। रात को प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उस कूड़े को फेंक दें। जो प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल की आपकी जगह है, अक्सर लोगों के घर के बाहर बास्केट बनी होती है या व्हाटएवर, हम डेली के डेली रात को किचन रैप करने से पहले उसको बंद करके रखते हैं। कभी रात के 2 बजे 1 बजे बंदा किचन में आता है पानी पीने के लिए, कोई चीज़ निकालने के लिए, वो स्मेल इतनी बुरी होती है और उससे भी बैक्टीरिया फैलता है। सो ये भी एक चीज़ है जो मिस्टेक है, जो नहीं करनी चाहिए। फिर एक और चीज़, नो डाउट शाम के वक्त कहते हैं कि मगरिब से पहले बत्तियां जला देनी चाहिए, घर में रौनक होनी चाहिए, इतना अंधेरा नहीं होना चाहिए। लेकिन रात को सोने से पहले किचन में जैसे आपने एक छोटी लाइट छोड़ दी, या आपने किसी ऐसी जगह पे छोटी लाइट ऑन छोड़ दी जिससे, और कोई एनर्जी सेवर टाइप, ताकि आप अगर कोई अंदर बाहर जाए तो उसको चोट वोट ना लगे। लेकिन लाइटें बंद करें। लोग पंखे लाइटें चला के छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हमारा 40 लाख का बिल आ, 40,000 का बिल आ गया, हमारा 20,000 का बिल आ गया, हमारा लाख का बिल आ गया, हमारा 20,000 का बिल आ गया। ये इसीलिए तो आते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, पूरा अगर आप पूरा महीना एक लाइट को जलाई रखें तो उसका एक एक्सपेंस है। सो चीज़ें ऑफ भी किया करें। अच्छा, आज किचन में हम क्या बना रहे हैं, वो किचन में हम मजीद मिस्टेक्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आज हम बना रहे हैं काबली पुलाव बीफ के साथ। एंड व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं अक्टूबर को पिंकटोबर भी कहा जाता है, तो इंशाल्लाह इस पूरे महीने में पिंक रिबन मैं भी पहनूंगी। आपको भी इनकरेज करूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी पहने। आज इस टॉपिक पे डिस्कशन भी होगी, कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूसली अक्टूबर में हम इस टॉपिक पे बात भी करें। किचन में जाएंगे ब्रेक के बाद। काबली पुलाव हर बंदे का फेवरेट, हर इंसान की कोशिश होती है कि कोई उनको ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पे बड़ा अच्छा काबली पुलाव बनता है। लेकिन रेस्टोरेंट से 1000 गुना बेहतर और सेंसिबल और फाइनेंशियली वायबल भी, यानी कि अफोर्डेबल, घर पे बनाना है। घर पे जितने अमाउंट का आप काबली पुलाव बना लेंगे, उतने ही पैसों में आपको सिर्फ एक डिश मिलनी है काबली पुलाव की रेस्टोरेंट में। सो ब्रेक के बाद काबली पुलाव आपको घर पे बनाना हम सिखाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। तरा ही निकल जाता है एकदम से बाप। आज वर्ड ऑफ द डे इज तरा। ठीक है ना? अर्लियर भी तरा निकला, अभी भी तरा निकल गया। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं, वो बना रही है काबली पुलाव। मुझे प्याज फ्राई करने की जिम्मेदारी मिल गई है। मैं पहले बता दूं कि मुझे उन्होंने क्या काम करने के लिए कहा है, जिस दौरान वो आपको रेसिपी बताएंगी। बेसिकली प्याज मैं अभी ब्राउन कर रही हूँ। उन्होंने कहा है जब अच्छे से तैयबा जी प्याज ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद साबुत मसाला डाल के और लहसुन डाल के उसको हल्का सा भूनना है, और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा। आप तब तक रेसिपी बता दें। काबली पुलाव व्यूअर्स हम बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। चावल 1 किलो, और गाय का गोश्त जो है वो भी हम 1 किलो इस्तेमाल करें। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। नमक हस्बे जायका, यखनी हस्बे ज़रूरत,
गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला साबुत 1 खाने का चम्मच, तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद, प्याज 3 से 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, बादाम आधा कप, मेवा आधा कप, गाजर 1 कप, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच और सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब आप इसमें देख रहे होंगे इसमें मैं सुर्ख मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, गरम मसाला भी है जी। बॉयल पानी में क्या इसमें बादाम जाएंगे, बादाम जी बॉईल कर लेंगे हम साथ कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पैन में जिसमें पतीले में आपने राइस बनाने हैं उसमें हम प्याज ऑयल के साथ ऐड करके उसमें तेज़पत्ता ऐड करेंगे 2 से 3 अदर, और उसको प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, मैंने आपको कई दफ़ा ये चीज़ बताई है, फिर तेज पत्ता जी बनाओ तो बिल्कुल, सड़ ही जाएगा हाँ जी। मासूम। और जो भी आपकी ग्रेवी है उसका कलर या आपके जो पुलाव है राइस कोई भी आप बना रहे हैं उनका जो कलर है वो डिपेंड करता है हमारे प्याज के कलर के ऊपर। तो इसलिए हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, और कभी भी आपने उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट साथ ही ऐड नहीं कर देनी। आपका प्याज कभी भी जो है वो ब्राउन नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और उसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसमें ये देखिए मैंने गोश्त यखनी अलहदा रखी हुई है, गोश्त जो है वो मैंने अलहदा रखा हुआ है गला के, तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि गोश्त की भुनाई भी हो जाएगी और साथ जो सारे मसाले हैं वो हम जब ऐड करेंगे तो उससे जो उसकी एक हमक होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, हमने बादाम इसलिए पानी में डाल के उनको उबाला है ताकि उसका छिलका भी उतर आए और वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बादाम जो है वो सॉफ्ट होते हैं यूजुअली। किशमिश और ये जो है ये फ्राई होती है, गाजर ऐसे ही। इसको आप फ्राई करेंगे? नहीं, इसको फ्राई नहीं करेंगे, ये हम जो है इसको हल्का सा ना पानी नहीं बॉयल भी नहीं करेंगे, मतलब ये सॉफ्ट हो जाएगी हल्के से पानी और में। उसके बाद फिर वो होता है ना चीनी के अंदर कैरमलाइज कैरमलाइज करेंगे इसको हम। सो ये हम असल में होता ही है ना कि रेस्टोरेंट वाले में और घर वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वो फ्लेवर नहीं आता। एक्चुअली जो मुझे लगता है वो यही है कि हम ना डंडी मार जाते हैं, इधर डंडी मारते हैं कि जैसे हमारा ये है, हमारे बादाम है, हमने इनको वो नहीं किया, इनको उबाला नहीं, उनको ऐसे डाल दिया ऊपर से। अच्छा, गाजर को कट करके हल्का सा बॉईल करके ऊपर से डाल दिया। असल में गाजर जब तक कैरमलाइज नहीं होती, बादाम जब तक सॉफ्ट नहीं होते, तो यही तो इसकी चीज़ें हैं जो इसको डिफरेंट बनाती हैं। बिल्कुल। और जिस तरह मैं आपको मसालों का बता रही थी, इसमें गरम मसाला पाउडर है, सुर्ख मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप वैरायटी ऑफ जो स्पाइसेस हैं जब वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आएगा। हम घर में कहते हैं कि जी इसमें तो वो टेस्ट नहीं आ रहा, उसकी वजह ये होती है कि हम वही पुलाव वाले जो है ना टिपिकल मसाले ऐड कर देते हैं। अब इसमें जो गेम चेंजर है वो मैं आपको बताऊँगी, वो इसमें टिक्का मसाला है। टिक्का मसाला है, आप देखिए कितना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इससे। और तो टिक्का मसाला किस स्टेज पे डलेगा? ये हम जब ये करेंगे ना, गोश्त की भुनाई करेंगे और मसाले ऐड करेंगे, उस टाइम पे हम जो है इसमें ये सारे चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने कहा मैं ये वाली चीज़ें भी निकाल लूँ जिससे हमने बादाम को फिर छानना है। और आप अपनी सारी जो है रेसिपी की तैयारी करके देखें, सब कुछ हमने रेडी करके रखा हुआ है, तो कुकिंग टाइम आपका जो है वो कुछ भी नहीं रह जाता, बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें। और जिस तरह हम किचन की मिस्टेक्स की बात कर रहे थे, तो उसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि जिस वक्त हम गोश्त कोई भी चीज़ हम थॉ करते हैं, यानी हम उसको फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखते हैं, कभी भी आप उसको पानी में नहीं रखें। देखिए वहाँ से आपकी जो है पानी में जितने जरासीम होंगे वो आपके गोश्त के अंदर आ जाएंगे, फिर आप कहते हैं पेट में दर्द है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो वो इस वजह से होती है कि हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं करते किचन के अंदर। अच्छा, एक और बात बताऊँ जान, यखनी की अगर बात करें, अब ज़रा दिखाएं आप, कितनी खूबसूरत और कितनी मतलब साफ पता चल रहा है कि थिक आप यखनी जो है वो ये देखिए प्रॉपर वो फैट के साथ बहुत ही मज़े की यखनी तैयार हुई है। और बात यह है कि किचन में खाना बनाने से पहले हाथ वॉश करें। हाथ वॉश किए बगैर हर बंदा किचन में शुरू हो जाता है। क्लीन हैंड्स जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हम बीफ के साथ बना रहे हैं, तो ये फैट देखें आप ऊपर, हाँ, कोई आपको पैकेट वाले जो है वो स्टॉक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये घर में आम जिस तरह हम बनाते हैं उसी तरह ये यखनी तैयार हुई है, कोई इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर बात कहती हूँ ना, हम फ्लेवर जो है वो सारा का सारा जो है वो इसको डब्बों की, अच्छा डब्बों की चीज़ों से करते हैं, उन चीज़ों से करते हैं जिनसे कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा, मज़ीद पानी चाहिए होगा ना बॉईल करने के लिए इनको? नहीं, इनको नहीं, वो दूसरा पैन है ना ये वाला, ये हम उसके अंदर करेंगे। ठीक है, ये हमने इसमें भी थोड़ा सा वाटर डाला हुआ है। ये अब हमारे बादाम थोड़े से जब वो हो जाते हैं, ठंडे हो जाएंगे, इसी में डाल दो, इसी में डाल देते हैं, क्योंकि देखिए ना जिस चीज़ में आप पानी निकालते हैं उसी के अंदर रहने देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अव्वल तो ये काम आप पहले करके रखते हैं, वो ठंडा हो जाएगा। ये देखिए ना वैसे ही, अब वैसे दिखा रही हूँ आपको कि ये देखिए ये आपका बादाम बिल्कुल सिंपल।
ये देखिए, आपने बादाम को ऐसे करके, मैं ये देखिए, ये आपका बादाम है, ये आपने की ओए फुटुक करके उसमें चला गया, ठीक है ना। सो बादाम बड़े इजीली आपका निकल आएगा। अब ये प्याज भी ब्राउन हो रहा है, लेकिन एक चीज़, काला नहीं करना, बिल्कुल सड़ाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन करना, गोल्डन ब्राउन करना है। इसीलिए मैं उसको मूव भी कर रही हूँ कि वो ज़रा एक तरफ से लाल और एक तरफ से वो ना हो। मीनवाइल ये कैरेट्स ऐड कर देते हैं, ये हो गाजरें भी हम डाल देंगे। गाजरें हमने बेसिकली एक तरह से ब्लांच ही करनी है कि हमें ये चीज़ें जो है ना ये इंपॉर्टेंट होती हैं। अब गाजरों को भी आप जब आराम से इसको पहले ही क्रंच इसका बना के रख लें। बिल्कुल। सो ये हमारा अनियन ब्राउन हो रहा है। मेन इसमें काम एक्चुअली जो बताऊँ, सच्ची जो बात है, जो काम वाला काम है वो आपके अनियन ब्राउन। आपके प्याज ब्राउन हो गए तो फिर आपका ऐसे ऐसे करके काम चलेगा। इसमें शुगर ऐड कर दें? हाँ जी, इसी में शुगर ऐड कर जी, दूं? इसी में। इसको हम कैरमलाइज करेंगे उस तरह से? नहीं, उस तरह नहीं करेंगे। ये सारी डाल दूं? सारी नहीं है, इसमें बस हाफ डाल दें, ठीक है, क्योंकि मेवा भी जाएगा इसमें। हाँ जी, इसमें मेवा जात भी अब जाएंगे। मेवा जो है ये हम गोल्डन वाला यूज़ करें। अगर आपको ब्लैक रेजन्स पसंद हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। काली वो किशमिश, हाँ। जी, वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे हमारे इसका मुझे अब गाइड करें कि मैं अब इसको कहाँ इसमें अब हम बे लीफ ऐड करेंगे, बे लीफ ऐड करेंगे, जिसको हम तेज तेज पत्ता पत्ता कहते हैं जी। क्योंकि अब होएगा क्विक काम। ये हमने तेज पत्ता इसमें डाल दिया। साथ आप इसमें 2 चम्मच ज़ीरे के ऐड करेंगे। ठीक है, 2 स्पून ऑफ ज़ीरा। और फिर ये सारा मसाला डालना है? जी, ये सारा डालना, और अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर। अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ब्राउन होने दे रही हूँ, 2 मिनट और। अनियन एक्चुअली ठीक हो गया, ये सारा डाल दूँ? जी, सारा डाल। यू सी एक्चुअली नाउ द फन स्टार्ट, इसको हम कहते हैं। इसमें ये बीफ ऐड करेंगे। ये बीफ भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। यू सी लाइक आई सेड, इट्स लिटरली आपने वो डालना है मसाला जात, और उसके बाद योगर्ट। अच्छा, अब इसको कितनी देर हमने इसके अंदर भूनना है? बस 2 से 3 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी ये यखनी के साथ भी पका हुआ है, उसमें भी साबुत गरम मसाला था। बेसिकली जो पानी इसमें से निकला है अभी वो ड्राई हो जाए। अब हम इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे। अब ये देखिए ना, गाजर भी साथ साथ आपकी रेडी हो रही है, कैरमलाइज हो रही है, नरम हो रही है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी ना। तो उसके साथ इसमें थोड़ा सा, इसको अगर हम और चूल्हे पे कुक करेंगे तो इसने थोड़ा सा कैरमल टाइप बन जाना है। तो वो जो इसकी एक मज़े की क्रंच आ जाती है ना काबली पुलाव के अंदर गाजर की, वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है? 3 चम्मच ये टीस्पून जो है हम इसमें नमक के डालेंगे। नमक के डालेंगे। लिटरली ना मैं थोड़ा सा इसका जो है वो पानी ड्राई कर रही हूँ, जो हमारी मीट का ही था, उससे ज़रा सी हमारी भुनाई बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट हम सॉल्ट डालेंगे, मसाला डाल, एंड लिटरली व्यूअर्स, यू पुट द यखनी, एक उबाला आए एंड यू पुट द चावल इन। और क्योंकि एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ है तो ये वो वाला मसला नहीं है जो अक्सर लोग, अच्छा ऐसे भी करते हैं लोग कि क्योंकि उनको पुलाव नहीं सही तरह बनाना आ रहा होता, तो वो क्या करते हैं कि वो उधर अलहदा कर देते हैं, चावल अलहदा बॉईल कर देते हैं, यखनी में फिर उसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, वो फिर फ्लेवर नहीं आता। और आपका जो बीफ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जी, अब ये देखें ना, थोड़ी सी इसकी आपने बेसिकली भुनाई करनी है, इतनी के। और काबली पुलाव इन इटसेल्फ एक कंप्लीट मील है अगर आप उसको सैलेड के साथ सर्व करते हैं। देखिए आप कैरेट्स भी उसके अंदर डाल रहे हैं, उसके अंदर एक वेजिटेबल जा रही है, नट्स उसके अंदर जा रहे हैं, किशमिश इज़ अ ड्राई फ्रूट। सो ये चीज़ें जो हैं कंबाइन करके क्या मतलब, फिर हमारे पास क्या जवाज़ और एक्सक्यूज़ बनता है कि हम ये चीज़ें ना प्रॉपर तरीके से करें। मेरे ख्याल से अब इस पर मैं सॉल्ट डाल देती हूँ। तो 3 चम्मच आपने खाया, राइट? हाँ, अगर आपने यखनी में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है तो वो एक मुख्तलिफ बात है, फिर आपको डिफरेंट तरीके से लेके चलना। यखनी में ना, ये जो यखनी है इसमें आप ना ही डालें सॉल्ट तो बेहतर है। आप वैसे यखनी कैसे बनाती हैं? मैं नॉर्मली जिस तरह आपने बीफ लिया है उसके साथ एक्स्ट्रा मैं थोड़ी सी बोन्स ऐड करवा लेती हूँ उसके अंदर। ये 1 चम्मच, ठीक। और उसके बाद जो है उसमें आपने अनियन ऐड करना है साबुत, उसको आप हाफ कर लें, या ये सुरख मिर्च, और ये सुरख मिर्च, नॉट टू मच, बिकॉज देखें ये मिर्चों वाला तो इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है ना। काबली पुलाव इज़ नॉट अ स्पाइसी डिश। जी बिल्कुल। और ये याद रखना ज़रूरी है। गरम मसाला जी आप अपनी मर्ज़ी से डालें, मैं कम डाल रही हूँ बिकॉज गरम मसाला का फ्लेवर जो है ना वो ज़रा हैवी हो जाता है, हर बंदा हाजमे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं। अब ये देखिए, ये आपका काबली पुलाव का
चिकन बीफ रेडी हो गया। अब डाल दूँ यखनी? बिल्कुल, यखनी डालें आप इसमें, और हाफ अभी डालिएगा, फिर हम राइस ऐड करते हैं। ये जी, या थोड़ी सी और? थोड़ी सी कर दें, और बाकी राइस ऐड करके फिर हम देख लेंगे जितनी ज़रूरत होगी। इसको बॉयल आएगा तो इसमें हम फिर राइस ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये आपकी, अब ये देखें ना, ये हो गया आपके काबली पुलाव का बेस। मेन चीज़ तो ये है। उसके बाद तो आपने चावल डाल के इसको दम देना है, और जब एक दफ़ा दम दे देंगे और चावल रेडी हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब ये इसमें मेवा ऐड करेंगे। इसके नहीं, इसके अंदर, इसमें मेवा चला, उसमें जो है हमने राइस ऐड करने हैं, बस एक बॉयल आ जाए। ये ले, हमने इसमें मेवा डाल दिया और बस बंद कर देंगे इसको, स्टोव को, रेडी है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ करने देंगी अगर जी, आप इजाज़त दें जी, मुझे जी, तो? श्योर। थोड़ा सा अगर आप मुझे इसके अंदर ऑयल और शुगर और डाल लें, हल्का सा ऑयल। हाँ, उससे ना थोड़ा सा वो एक क्रंच आ जाता है इन द किशमिश ऑल्सो, एंड बिल्कुल हल्का सा, नॉट टू मच, जस्ट टू, वो एक ग्लिसन भी एक उसके अंदर कल शाइन भी आ जाती है। जी, देख रही हैं, ये ना मैंने एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट में गई थी, इस तरह मैं वीडियो बना रही थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक। बाय द वे, मेरी अगर आपने चीज़ें फॉलो करनी होती हैं तो इस तरह जो मैं हमारी शेफ़ से चीज़ें सीखती हूँ और अदरवाइज़ खुद भी सीखती हूँ, तो मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है जुगन काजिम ऑफिशियल के नाम से, तो आप उस पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़, इसी तरह मैं बना रही थी, एक रेस्टोरेंट में जाके मैं सीख रही थी, तो उन्होंने आगे से घूम के कहा कि हम तो ऐसे बनाते हैं। अच्छा, तो हम थोड़ा सा उसमें ऑयल भी डाल देते हैं और एंड में थोड़ी सी शुगर डाल देते हैं कि वो कैरमलाइज हो जाए। ठीक। तो उससे एक हल्का सा क्रंच भी आ जाता है। अच्छा, यहाँ हमारे पुलाव की यखनी बॉईल हो गई है जी, इसके अंदर अब हम ये सारे चावल डालेंगे। सारे डालेंगे। अच्छा, ये आपके राइस आ गए सारे के सारे, ठीक हो गया ना व्यूअर्स? और आप कलर देख रही हैं, जिस कलर की मैं बात करी थी वो हमारे इसमें आ चुका है बीफ के। मुझे ये था कि बिल्कुल मैं लास्ट स्टेज पे ब्रेक में जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये है कि व्यूअर्स अक्सर कहते हैं कि जी सारा कुछ तो आप लोग बाद में ही करते हैं। मैं ये सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि व्यूअर्स सारा कुछ बाद में नहीं होता। आप अगर अब ये देख लें, आपने इसमें मज़ीद मेरे ख्याल से थोड़ी सी यखनी डलेगी। और हाँ जी, यखनी डलेगी, और ये नहीं, इतना वाला, इतनी हम यखनी और इसमें ऐड कर देते हैं, मोर और लेस, बस ठीक है। बस ठीक है। अब इसको एक जोश आने दें, उसके बाद आप इसको कवर दे दें, लाइक लिटरली यू कैन कवर इट राइट नाउ ऑल्सो इफ यू वांट। और ये हमारी जो गाजरें हैं वो भी रेडी हो गई हैं। अब बेसिकली आपकी टॉपिंग भी तैयार है जी। राइस आपके साथ में कुक हो रहे हैं। आपने बेसिकली अब वेट करना है अंटिल इट इज़ रेडी। पुलाव निकाला जी, ऊपर से ये चीज़ें डालनी, गार्निश कर देते। बादाम भी इसमें डालने, नहीं, इसको भी मैं स्प्लिट करूँगी। अभी इसको स्प्लिट हाँ। करेंगे और बादाम भी, एंड दैट्स इट, लाइक दैट्स हाउ इजी काबली पुलाव इज़। थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा सा एफर्ट, लिटरली इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स, क्या आधे घंटे के अंदर अंदर सब डन होगा इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद हम आपको अब बात करेंगे पिंकटोबर की, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की। हमें डॉक्टर साहिबा ज्वाइन करेंगी। एक पूरा महीना ब्रेस्ट कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिब्रेट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर लीडिंग कॉज है ख़वातीन की डेथ का। सो इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब ब्रेक के बाद जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, यू सी दिस पिंक रिबन, पूरा महीना ये पिंक रिबन मैं भी पहनूंगी और हम बात भी करते रहेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की। थीम है नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। अक्टूबर को पिंकटोबर भी कहा जाता है। डॉक्टर महजबीन मसूद, बहुत ही ब्रिलियंट और प्यारी पर्सनैलिटी, हमारे शो का बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा। जब भी हमने बात करनी होती है कैंसर से रिलेटेड, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, तो हम डॉक्टर साहिबा को ही तकलीफ़ देते हैं और हमेशा अकोमोडेट करती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, ज़िंदगी दे और किसी भी बीमारी से आपको महफूज रखे, आमीन। आजकल तो व्यूअर्स यही दुआ कर सकते हैं हम किसी के लिए भी, जो पहले कहते थे कि लोगों की किस्मत अच्छी हुई हो, अब तो यही दुआ करते हैं अल्लाह मियाँ प्लीज़ सबको सेहत दें, क्योंकि इतनी बीमारियाँ अब आ गई हैं। सो डॉक्टर साहिबा, प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर। जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक पूरा महीना गुजारना, वाई, ये क्यों महसूस हुई, ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि देखिए ये चीज़ें आप और मैं तो डिसाइड करते नहीं हैं, ये चीज़ें तो एक लार्जर स्केल पे डिसाइड होती हैं, और पूरा महीना एक किसी बीमारी को डेडिकेट करना बड़ी बात होगी, कोई मसला तो सीरियस ही होगा। जी डॉक्टर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया।
आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के हवाले से बहुत डेडिकेटेड काम कर रही हूँ पिछले 15 इयर्स से। इस पूरे महीने को मनाने का मकसद ये है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जब इसकी तशख़ीस हो जाए और जल्द तशख़ीस से हम मुकम्मल और कामयाब इलाज कर सकते हैं। पिंक अक्टूबर मनाने का मकसद ये है कि स्क्रीनिंग के ऊपर ज़ोर दिया जाए, अवामुन नास को ये पैगाम पहुंचाया जाए कि हम बग़ैर सिम्टम्स के, आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, बट आप अपनी उम्र के हिसाब से वो स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लें। डॉक्टर साहबा, पहले तो डेट हुआ करती थी कि जी 40 साल की उम्र के बाद, अब तो कहते हैं 35 के बाद, कुछ जगहों पे 30 साल की भी डेट दे दी है। क्योंकि व्यूअर्स, ब्रेस्ट कैंसर की शरह बहुत ज़्यादा या तो बढ़ गई है या फिर हमेशा से ज़्यादा थी, लेकिन हम लोगों को क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है टेक्नोलॉजी की वजह से हम अर्ली डिटेक्ट कर पाए, वरना अक्सर होता था यंग ख़वातीन बहुत बीमार होती थी, कैंसर सारे जिस्म में फैल जाता था, तो कहते थे जी इनको कैंसर है। एक्चुअली वो रूट उसकी होती थी ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि मर्दों में लीडिंग कॉज है प्रोस्टेट कैंसर और ख़वातीन में लीडिंग कॉज है ब्रेस्ट कैंसर एंड देन ऑल्सो सर्विकल कैंसर एज वेल, सेकंड पे आई थिंक आता है ख़वातीन के लिए। सो व्यूअर्स, एहतियात तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतियात से बढ़ के इस मामले में तशख़ीस, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की उस तरह से एहतियात नहीं है ना कोई। हाँ जी, आपने खुराक अच्छी लेनी है और अपने आप को केमिकल चीज़ों से बचा के रखना है, लेकिन वो तो हर इंसान ने करना है, ऑर्गेनिक नेचुरल की तरफ जाएं। मगर ब्रेस्ट कैंसर की अगर गिट्टी बन जाती है या लीजन बन जाती है, आप उसे इग्नोर करते हैं। मेरी दोस्त के साथ देखें डॉक्टर साहबा, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मैं गई अपने चेकअप के लिए, अपने मेमोग्राम के लिए, तो मैंने उसको छेड़ा, मैंने कहा तू मुझे कहती रहती है कि जाओ कराया करो ये वो, तुम तो मैं एवरी 6 मंथ्स भी अगर मुझे कभी कोई फ़नी चीज़ भी लगे तो मैं जाके कर लेती हूँ। मैं तो डॉक्टर्स हंसते कहते तुम पैरानॉइड हो। मेरा पॉइंट ये कि डॉक्टर साहिबा, जो चीज़ शुरू में पकड़ी जाती है बिल्कुल, और उसका मुकम्मल इलाज और आप सारी ज़िंदगी कैंसर फ्री रह सकते हैं, वो तीसरे स्टेज चौथे स्टेज पे जब आप पकड़ते हैं, इलाज तो तब भी हो जाता है, लेकिन फिर चांसेस आपके ख़राब हो जाते हैं सर्वाइवल का। डॉक्टर साहब, एक बात इस अवेयरनेस की, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बार थीम है नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन, कि किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर को अकेले नहीं फेस करना चाहिए। तो कैंसर तो जिस इंसान को वही फेस करेगा, साथ वाले कैसे करेंगे फेस? ये क्या थीम का मतलब है? ये बहुत अहम थीम है। चलिए पहले मैं थीम को डिस्कस कर लेती उसके हूँ, बाद जो हम आप ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैंसर पे के बात हवाले से करेंगे। वो फिर मैंने डॉक्टर साहब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी। थीम में देखें, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में आपको छोटी सी चोट लग जाती है, पूरा जिस्म उससे मुतासर होता है। और जब हम फैमिली में किसी भी कोई भी एक फ़र्द अगर उसको कैंसर हो गया, उसको अपनी पूरी फैमिली की सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, अपने साथी की, फीमेल है उसको हस्बैंड की, अपनी बहनों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने नेबर्स की। बिकॉज़ बहुत सारे तवहुमात हैं कि हम जब कोई किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है, हमारा उसके साथ एक मस्बत अंदाज में उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे उसकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, उसको सपोर्ट मिलती है। ये कहने की बजाय कि हाँ अभी तो इसकी बच्ची की शादी भी नहीं हुई, अभी उस बजाय से उसको हाईलाइट करें कि अभी तो इसने इतना कुछ करना था, उसके साथ वो लेके चलें, उसकी हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें। और अगर बच्ची को ब्रेस्ट कैंसर हो भी जाता है और उसका मुकम्मल इलाज हो जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ब्रेस्ट की भी रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है। और अगर अगेन अर्ली स्टेज में पकड़े तो सारा ब्रेस्ट रिमूव भी नहीं होता, बिल्कुल, और उसको रिपेयर करना भी कोई इतना इशू नहीं होता। सो बात ये कि ये तो नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद एक औरत बच्चे नहीं पैदा कर सकती या नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकती। जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतनी जल्दी इलाज होगा, उतनी जल्दी उतनी कम कीमो और ऐसी चीजें होंगी और उतना ज्यादा चांस होगा कि बच्चे शच्चे कोई प्रॉब्लम ना हो। चीज़ बिल्कुल आपकी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और डॉक्टर साहिबा, एग फ्रीजिंग ये भी ऑप्शन है कि अगर आप जो अफोर्ड करते हैं, अगर किसी बच्ची को हो भी जाता है खुदा न खास्ता छोटी उम्र पे ब्रेस्ट कैंसर, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट कीमो वगैरह से पहले अगर एग्स को फ्रीज करा लिया जाए ये वो, तो बच्चे भी आगे हो जाते हैं। मसला तो कोई नहीं है डॉक्टर साहिबा, हम मसला बनाते हमें हैं। मस्बत अंदाज में इसको लेकर चलना है, उसमें फैमिली सपोर्ट बहुत काउंट करती भाई है। गोरा जाता है अपनी कराता है, कीमोथेरेपी भी साथ चल रही होती है, साथ में नौकरियां भी कर रहे होते हैं। जिन दिनों में तबीयत ख़राब होती है उन दिन नहीं जाते, रेडिएशन के बाद मिस करते हैं, लेकिन उधर उनको काम पे भी बड़ी सपोर्ट मिलती है। हाँ जी, और ख़ुद भी वो ज़रा हिम्मत करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे दो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, एक तो ख़ानदानों की का रवैया, और फिर जहाँ पे बंदा काम करता है या बंदे का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है उन जगहों पे भी रवैये पॉजिटिव हाय हाय ना करें। हाँ नहीं, सपोर्टिव। भाई हम अपनी फ्रेंड को क्या कह रहे हैं, उसके दोनों ब्रेस्ट रिमूव हुए, डबल मैस्टेक्टमी हुई, हम उसको डेली यही कहते चल उठ काम ते जा,
कहते यार हिम्मत नहीं होती, हम कहते हैं यार घंटे के लिए चली जाओ, 2 घंटे के लिए चली जाओ, तुम्हारा अपना काम है, उठो। तो होता ये कि जब वो भी जाती हैं वहाँ पे काम वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं, तो बड़े आसान अंदाज में मामला चल रहा है। बेशक ऐसा ही है। और इंसान बाहर निकल के थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है। अच्छा, अब शुरू करते हैं शुरू से। ब्रेस्ट कैंसर होने की रीजंस क्या है? सबसे एक ही रीज़न जो हम जानते हैं वो तो जीन्स हैं। जिस तरह अगर ख़ानदान में किसी एक फ़र्द को है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी और कैंसर, उसमें उसके कैंसर होने का ज़्यादा इम्कान है। एक तो बेसिक कैंसर की जो इटियोलॉजी आ गई ना, उसके अलावा ये है कि अब इस दौर में आप जैसे आपने पहले पॉइंट आउट किया कि केमिकल्स और हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल हम ना अपनाएं, तो दैट आल्सो हेल्प्स। हम अपना वेट को कंट्रोल रखें, चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, विटामिन डी लेवल्स मेंटेन करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना इम्यून सिस्टम हम बेस्ट कैसे रख सकते हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल, हेल्दी लाइफस्टाइल, वज़न ना बढ़ने दें। अपनी जो हमारी इस्लामी जो एक तालीमात है ना कि आप टाइम पर सोएं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, और हमारे मुल्क का जैसा मौसम है हम शुआर बनाएं, हम वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें एक हेल्दी लाइफस्टाइल में ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बाकी भी बीमारियों से हमें बहुत बेहतर चाकू चौबंद रखना, दैट इज़ गुड। इस मंथ के हवाले से स्क्रीनिंग को जो हम जोर दे रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना। अब मैं बात करना चाहूँगी स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रीनिंग में क्या क्या आता है। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैमोग्राम यंग बच्चियाँ कराते हुए बड़ा घबराती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जिस तरह डेंटिस्ट में जाना एक हवा नहीं है जी, जो बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि बेचारे डेंटिस्ट ने क्या करना है। स्क्रीनिंग में भी ना कोई कट लगता है, ना कोई आपको कुछ किया जाता है। जब इनिशियली आपको चेक कर रहे होते मैमोग्राम, व्यूअर सच्ची बात है, मैंने क्योंकि कराया हुआ है और डॉक्टर साहब आपने भी कराया हुआ है, अनकंफर्टेबल होता है, तकलीफ दे नहीं होता, अनकंफर्टेबल होता है कि मतलब ऑब्वियसली क्योंकि जिस्म का ऐसा हिस्सा है कि बंदा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पेनफुल नहीं होता। अनकंफर्टेबल डॉक्टर साहब जो थोड़ी सी जरा जितनी बड़ी चाहती है थोड़ा तकलीफ दे जिनके लिए, बट द पॉइंट इज व्यूअर्स, इट्स आई प्रॉमिस यू, मैंने कराया हुआ है ना, मैं रेगुलर कराया हुआ, एक दफ़ा की बात नहीं करी, मैं रेगुलर कराती हूँ। मैंने तो 30 के बाद कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारी फैमिली में कि खातून को, जबकि वो दूर की रिलेटिव हैं बट क्योंकि वो मेरी माओं की तरह थी, तो उन्होंने जाते जाते एक वादा लिया था मेरे से कि तुमने हर साल अपना कराना है। अल्लाह उनको खुश रखे, हर साल कराती हूँ, चेक कराती हूँ। मैं तो 30 साल की उम्र से करा रही हूँ। सो बात ये कि डॉक्टर साहबा क्योंकि रेगुलर करा रही हूँ, व्यूअर्स पहले तो फिर भी मैमोग्राम अनकंफर्टेबल होता था, अब तो कंफर्टेबल भी बहुत हो गया। सो क्या क्या स्क्रीनिंग के तरीके हैं, ये पहले ये बताएं। हाँ, सबसे पहले अब जो हमारी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसमें 20 साल की उम्र की लड़कियां अपना खुद से मुआयना करें, और 20 साल से 35 साल की उम्र तक के लिए अल्ट्रासाउंड इज़ द स्क्रीनिंग मेथड। उसमें हमें मैमोग्राम नहीं करवाना, एक थॉरो प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करवाने में आपका ब्रेस्ट की निशानदेही हो जाती है, उसमें कोई भी गिल्टी या कोई चीज़ है या नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के ख़ानदान में, जिससे आप कह रही हैं, अगर किसी को 40 साल की उम्र में ख़ानदान में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो फिर 30 साल से आपकी मैमोग्राम वाली स्क्रीनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। मैमोग्राम एक्सरेज हैं जो कि अब तो डिजिटल मैमोग्राम हो गया है, इसमें इतनी रेडिएशन नहीं होती, और ये छाती का एक्सरे होता है, थोड़ा सा कंप्रेशन है, इतना तकलीफ़ दे नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल कह सकते हैं। लेकिन मैमोग्राम 35 साल के बाद में आपको अपनी ज़रूर स्क्रीनिंग करानी चाहिए, 35 साल से आगे। मैमोग्राम के साथ हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। स्क्रीनिंग का मकसद ये है कि आपको कोई अलामात नहीं है, लेकिन आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाने जा रहे हैं। लेकिन जब कोई अलामत नहीं होगी और स्क्रीनिंग से या तो वो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि जी आपका छाती में कोई ऐसी चीज़ नहीं है परेशान कन, और अगर आपको कुछ नहीं भी महसूस हुआ था, कोई छोटी सी भी गिल्टी में पता चल जाएगी, तो फिर उसका फौरी इलाज स्टार्ट हो जाएगा। वो इतना इलाज का टाइम भी थोड़ा होता है, बड़ी सर्जरी भी नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ लोग करते हैं, पता भी चल गया कि कोई गिल्टी है, अब कहा है कि जी अल्ट्रासाउंड भी करेंगे हम, और हम कुछ 2-4 और चीज़ें भी आपको पता है जो साथ की होती हैं करनी, वो भी हम करेंगे, वापस ही नहीं आते, वापस ही नहीं आते, या पूरी तशखीस के बाद पता चल गया कि है कैंसर, बायोप्सी पे भट्टा बैठ जाता है कि मैंने नहीं कराना। अच्छा, इस बाबत से मैं कहती हूँ कि हम रेडियोलॉजी में हम इन सब चीज़ों को करते हैं जब पेशेंट। लेकिन डॉक्टर साहबा ये चीज़ तो घर वालों के जिम्मे है कि यूजुअली आपको पता है खवातीन अकेली नहीं आती, कोई ना कोई साथ आता है। बिल्कुल, घर वालों को भी तो देखना चाहिए ना कि अगला अगर नहीं इस तरफ आ रहा, नहीं फिर रहने दे, वो नहीं कराना चाहती, भाई क्यों, वो नहीं, वो अपनी ज़िंदगी अपनी वो जो कहते हैं ना सुसाइड मिशन पे निकली हुई है, तो आप तो देखें। आप ये सोचें ना कि स्क्रीनिंग के लेवल पे जब आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, और अगर कोई छोटी सी गिल्टी आई है
हम उसकी भी तशख़ीस कर सकते हैं कि ये बेज़रर है या जड़ों वाली है, देखने में भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। और अगर उसकी बायोप्सी या FNAC करनी है तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही करते हैं। और ये इतना बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कोई पेन नहीं होती, कोई कट नहीं लगता उस तरह। और मतलब एक छोटे से कट से हम जब उसका टिश्यू ले लेते हैं और फिर उसका डायग्नोसिस हो जाता है तो आपको पता चल जाता है ये जड़ों वाली है या बेज़रर है। बेज़रर को आपको हर दफ़ा कुछ ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर जड़ों वाली है और इतनी जल्दी तशख़ीस हो गई है तो स्टेज 1 में तो कोई फैलाव भी नहीं होता, उसका उतना ही इलाज भी छोटा है, कम तकलीफ़ दे है और बड़ी सर्जरी की भी नौबत नहीं आती। और मैं यही कहना चाहूँगी कि डरना नहीं चाहिए कि लोग डरते हैं हम स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे, कुछ निकल आया फिर क्या करेंगे। कोई बात नहीं, इसमें डॉक्टर्स की काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप ये भी तसल्ली रखें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट लेवल पर भी और प्राइवेट लेवल पे भी अब इतनी हमारी ख़वातीन रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं कि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, बहुत माहिर हैं अपने काम में। और डॉक्टर वो आपको साहिबा देखिए, तसल्ली से देख खवातीन तो हैं, लेकिन अगर मेल डॉक्टर भी है तो व्यूअर्स डॉक्टर मुआलिज तो मुआलिज है। जी, पहले वक्तों में कौन सी कोई खवातीन मुआलिज होती थी, मर्द ही करते थे और कभी ये इश्यूज नहीं होते थे। देखिए डॉक्टर अपना काम कर रहा है, आप उसको अपना काम करने दें, चाहे फीमेल हो या मेल हो। अब डॉक्टर साहबा गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पाकिस्तान में एक्सक्यूज मी इतने ब्रिलियंट मेल गायनोकोलॉजिस्ट हैं दैट इज़ ट्रू। जिनको लोग बाहर से आते हैं उनसे कराने के लिए इलाज। अब जैसे डॉक्टर सफ्तर है, डॉक्टर साहब पाकिस्तान में एक बहुत बेहतरीन रेडियोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल, हाँ जी मैम आप जैसे मैं उनकी एक रिनाउंड student रही हूँ, हाँ पर्सनैलिटी हैं, उसी तरह वो भी एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है, मेरे वो उस्ताद मेल है। हैं, हाँ जी बिल्कुल, एंड तो ही इज़ वेरी गुड। एंड इज़ वेरी गुड। सो व्यूअर्स इस चीज़ से निकल आए कि ये मेल है या फीमेल है। ऑब्वियसली जिनको है, जिनका पर्दा, वो सारी चीज़ें हम आवाम हैं को फीमेल थोड़ी सी तसल्ली अवेलेबल, करने के लिए, लेकिन हाँ। जिनको ये बहुत ज़्यादा इशू थी इन चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि एंड में सर्जरीज वर्जरीज ये वो अक्सर मेल ही कर रहे होते हैं। मेल फीमेल दोनों का होता है, बिल्कुल। हर चीज़ हो जाती है, आप बाहर तो निकलें। आपको हर तरह की सहूलत मौजूद है, इसमें घबराना नहीं अच्छा, चाहिए। बट डॉक्टर साहिबा इलाज की भी थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इलाज पे ही अगला डर जाता है। थोड़ा सा इलाज एक्सप्लेन करें कि ऑप्शंस क्या हैं इलाज के। अल्लाह ना करे छोटी सी एक गिल्टी निकल आई, फर्स्ट या सेकंड स्टेज है, थर्ड फोर्थ पे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फर्स्ट या सेकंड हाँ स्टेज जी, है, बिल्कुल। छोटी सी कोई गिल्टी निकली, होगा क्या, ताकि व्यूअर्स भी थोड़े इजी हो ना। हाँ नहीं, छोटी सी जब गिल्टी निकली है पहले तो उसकी बायोप्सी और उसके वो रेडियोलॉजिकल है और केमिकली पैथोलॉजिकली उसका हम मार्कर्स डिटर्मिन करेंगे, उससे उसका एक कीमोथेरेपी इलाज होता है। ऑपरेशन फौरी तौर पर करने की ज़रूरत नहीं होती। कीमोथेरेपी इस तरह की मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, जो कि उसके रिसेप्टर्स की बेस पे हम कीमोथेरेपी जब मरीज़ को देते हैं, जिसमें ड्रिप्स भी होती हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं, उससे उसकी रसौली बहुत हद तक कम हो जाती है, अक्सर गायब हो जाती है उसका। और वो इतनी तकलीफ अमल नहीं है जब वो कीमोथेरेपी हो जाती है, जिसको हम नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। कई दफ़ा हमने देखा बिल्कुल ट्यूमर गायब भी हो जाता है और बाल भी नहीं गिरते, क्योंकि उसे कीमोथेरेपी अब व्यूअर्स वो तो नहीं रही, एडवांस हो गई है। पहले तो कीमोथेरेपी में बहुत focused है। उल्टियाँ, हालतें ख़राब। मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड को था ना कैंसर, जी। तो वो कीमोथेरेपी ज़्यादा तकलीफ दे थी। व्यूअर्स कीमोथेरेपी अब बहुत इतनी बेहतर हो गई है। नौजिया भी बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं नौजिया ही नहीं हुआ, हमें हुआ। जी 80% लोगों के तो बाल भी नहीं गिरते अब तो, अल्लाह का शुक्र है। लोग विगे वुगे मंगा लेते हैं, जबकि अब इतनी एडवांस हो गई। अगेन जल्दी करेंगे, कीमोथेरेपी की डोज कम लगेगी तो वो साइड कॉम्प्लिकेशंस इफेक्ट भी ही कम होंगे, होंगे। आपको महसूस भी नहीं होगा। और उसके बाद में फिर सर्जरी बहुत मुख्तसर हो जाती है। हम लोकल उस चीज़ को ज़रूर थोड़ी सी सर्जरी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ गिल्टी ही निकलती है, आपकी छाती को कुछ भी नहीं होता। मरीज़ हमारे पास आते हैं, पता भी नहीं चलता कि इनका ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जिसको वो फिर अकॉर्डिंग टू उसकी स्टेजिंग और रिसेप्टर्स पे अगर रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है तो वो होती है। बड़ी उम्र में तो वो भी अब इम्यूनोथेरेपी या कुछ मतलब मेडिसिन के थ्रू ही हो जाता है। तो इलाज की हर सहूलत मौजूद है। इलाज असल में बहुत महंगा है, मगर हुकूमत ने इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी है। डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल्स बने, आपको पता है पिंक रिबन भी के हवाले से भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, तशख़ीस की मतलब सहूलियात मैसर हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो कैंसर हॉस्पिटल बना है वहाँ पे जो शहर से बाहर मरीज़ आए उनके रहने की, खाने पीने की जगह, और बहुत हुकूमत ने इसको बहुत कोशिश की है कि हम मरीज़ों के लिए आसानी करें। आपका आना ज़रूरी है, डरना नहीं। यो आपने अपने इलाज के लिए डॉक्टर तक पहुँचना है और उसको इलाज को मस्बत अंदाज में लेते हुए करवाना है। और वहाँ पे डॉक्टर साहिबा जब इलाज चल रहा हो तो प्लीज़ फैमिली की सपोर्ट में मियाँ की सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है।
शौहर का एक बहुत बड़ा रोल है, सास का बहुत बड़ा रोल है। सास सपोर्टिव हो भी तो अक्सर मियाँ नहीं होते, तो अपने बेटे को ट्रैक पे लेके आना और उसे एहसास दिलाना कि ये तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। व्यूअर्स याद रखें, बुरा वक्त किसी को बता के नहीं आता। और एक और इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़िंदगी में शादी का पाकिस्तान में पता नहीं क्यों ये मतलब है कि औरत इक्वल सैक्रिफाइस, मर्द पैसे कमा के लाए। आई एम सॉरी, हर चीज़ को अगर शेयर करेंगे, जिम्मेदारियां शेयर करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखना भी शेयर करेंगे। अब अगर मैं तकलीफ़ में हूँ और मेरा शौहर जो है वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं अपने आप को सपोर्ट करती हूँ, मैंने एंड में यही सोचना है कि भाई शादी करके भी अगर मैंने अपना अकेले ही करना है और हर चीज़ मैं अपनी मैनेज करती हूँ तो मैं क्यों उस बंदे के साथ रहूँ। सो अल्टीमेटली ये सोचने वाली बात है कि शादी कंपेनियनशिप है। अगर आपकी बीवी इतने बड़े और इतने तकलीफ दे और इतने कॉम्प्लिकेटेड अमल से गुजर रही है, और ऑब्वियसली एक फिजिकल के अलावा एक जहनी तौर पे जैसे आपने कहा डॉक्टर साहबा उसका असर होता है, बिल्कुल। तो देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ हस्बैंड कि आप अपनी बीवी का ख्याल रखें। और ये कहने का कोई नाइस तरीका नहीं है, डू योर जॉब। आपने वो जब डॉक्यूमेंट साइन की थी मर्द और औरत ने, तो आपने वो जो कहते हैं ना गोरे जब अपना करते हैं, अपने वाउज लेते हैं, तो कहते हैं इन सिकनेस एंड इन हेल्थ टिल डेथ डू अस पार्ट, यानी कि बीमारी सुख दुख हर चीज़ में हम एक दूसरे के साथ करें, ज़िंदगी में भी मौत तक। बिल्कुल। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं अपने पल्ले बांधते। वेस्ट में तो बहुत कम सुनने को मिलता है कि एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो मियाँ छोड़ के चला गया, यहाँ पे तो कॉमन बात है, मियाँ साहब गायब। बिल्कुल। तो प्लीज़ ख़वातीन स्पेशली जो माएँ हैं ऐसे मर्दों की और जो बहनें हैं ऐसे मर्दों की, वो फिर याद कराएं कि भाई हम भी हैं, हमारे शौहर अगर हमारे साथ ऐसे करते तो तुम्हें कैसा लगता। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट तो हस्बैंड की सपोर्ट होती है मैम, या अगर मैरिड नहीं है तो फादर मदर और भाई बहनों की, बहन भाइयों की। जिस बंदे के साथ उठना है बैठना है वही ना आपको लिफ्ट कराए तो आप किधर जाएं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स, उस सपोर्ट से आप अपनी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मंथ के हवाले से यही पैगाम है कि इस मंथ को उजागर इसलिए किया जाता है कि अगर अभी तक किसी ने अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाई और उसको कोई अलामात नहीं है तो वो स्क्रीनिंग के लिए रुजू करे, क्लिनिक अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन हर माह करें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप अपने सबसे पहले ख़ुद डॉक्टर हैं। जब तक आपका स्क्रीनिंग का टाइम आता है, अगर आपको ख़ुद कोई गिल्टी, कोई सोजिश, कोई निपल का पीछे जाना, कुछ भी चेंज अपनी ब्रेस्ट में महसूस होती है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। उसके मुताबिक अपनी तशख़ीस के लिए अल्ट्रासाउंड अगर आप 20 से 35 साल की उम्र में फ़ॉल करते हैं, और मैमोग्राम अगर आप 35 से बड़ी उम्र में फ़ॉल करते हैं। और इसमें अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ हो जाती है वो अपने आप को अकेला ना समझे, डॉक्टर्स की पूरी टीम भी उनके साथ खड़ी है, और उनके अपने घर वाले। ख़ुसूसी पैगाम मर्द हज़रात को है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शराय जनूबी एशिया के तमाम ममालिक में 9 में से 1 ख़ातून को ब्रेस्ट कैंसर है, और मर्दों में भी ये बीमारी मौजूद है। हाँ, शरह कम है, 100 में से 1 मर्द को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो मर्द हजरात का सपोर्टिव होना अपनी ख़वातीन के साथ, उनके साथ और चलना भी और उनकी मदद करना। अगर मर्द की तो गिल्टी जल्दी महसूस हो जाती है ना, यही सारा कुछ मर्द पे भी अच्छा एक चीज़, जो मर्द हजरात स्पेशली हैवी होते हैं, ज़रा ज़्यादा उनका जिस्म भारी होता है, ज़्यादा मोटापे की तरफ कायल होते हैं, वो स्पेशली चेक ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ मास ज़्यादा आ जाता है जब, तो फिर पता नहीं चलता। तो मर्द हजरात स्पेशली, क्योंकि हमारे अपने एक फैमिली में एक शख्स को हो चुका है, मेल को, फैमिली में ये कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो हम बड़े मतलब ये कुछ लोग भी मजाक समझे, मजाक कर रहे हैं, हंस पड़े, और फिर उसके बाद जब रियलाइज़ किया कि ये एक्चुअल चीज़ है तो फिर सारे घर के आदमियों ने अपना चेक किया कि यार ये क्या बकवास है। बट देखिए चेस्ट तो हर किसी का है ना, मेल का भी चेस्ट है, फीमेल का भी चेस्ट है, ख़वातीन के ब्रेस्ट होते हैं, मर्द के नहीं होते। इट इज़ रियली दैट सिंपल। लेकिन कुछ केसेस में जब मर्द हजरात का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है तो हो जाते हैं उनको भी ब्रेस्ट, तो उसका इलाज भी हो सकता है और उसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है। सो प्लीज़, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, बट ईज़िली वेरी ईज़िली उसका इलाज हो सकता है अगर फर्स्ट स्टेजेस पे पकड़ा जाए। एहतियात, तशख़ीस और प्रॉपर स्क्रीनिंग एंड एक अच्छे डॉक्टर से रुजू करके अपने टेस्ट को, रिपोर्ट्स को दिखाना, इतनी सी चीज़ है। व्यूअर्स, अल्लाह हम सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, स्पेशली आपको, क्योंकि आप तो हम लोगों का, हम जैसे नालायकों का ख्याल देखिए, कहते हैं सेहत अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ी नेमत है, और अल्लाह का शुक्र अदा करें जब हम सेहतमंद हैं
तो हम इसमें लापरवाही ना बरतें, मेरे ख्याल में इसका यही है कि थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे, अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेक के बाद कुछ अकम्पलिश्ड एंड ब्रिलियंट पर्सनैलिटी से भी बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं वुमेन T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और जहां जोशो खरोश के साथ मेंस वर्ल्ड कप एक्साइटमेंट के साथ एंजॉय किया जाता है, लोग देखते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी गर्ल्स क्रिकेट टीम को भी बहुत शौक से लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बेटर देन इवन एक्सपेक्टेड। क्योंकि व्यूअर्स बात यह है कि हमेशा से लड़कियों को भी क्रिकेट का शौक था, हमेशा से हमें इंटरेस्ट था, वी ऑलवेज वॉन्टेड टू वॉच, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था, थे ही सिर्फ बॉयज़ जो खेल रहे होते थे। एंड द फैक्ट इज़ जहाँ पे मर्द एक्साइटेड हो जाते हैं, छक्के मारना शुरू हो जाते हैं, तो हम भी उतना ही एक्साइटेड होते हैं। एंड स्पेशली यंग लोगों के लिए अब एक बड़ी अच्छी ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पे गर्ल्स भी अब ये कंसिडर कर सकती हैं कि हम भी क्रिकेट की तरफ आएँ, हॉकी की तरफ आएँ, डिफरेंट स्पोर्ट्स की तरफ आ रही हैं। पिछले 10-15 साल से जब से मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि जेन्युइन चेंजेस आए हैं क्योंकि थोड़ी सी रिनोमरेशंस भी बेहतर हुई हैं, कुछ हालात भी ऐसे हुए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बन रही हैं, सो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस तरफ एज अ करियर, नॉट जस्ट शौकिया फनकार। 2 करियर स्पोर्ट्स वुमेन हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट यंग लेडीज़। एक तो हमारी बड़ी प्यारी आयशा ज़फ़र। आयशा की मैं जब भी चेहरे को हमेशा सोचती हूँ कि इसको ना एक्टर होना चाहिए, शी गॉट ब्यूटीफुल फेस एंड ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑल्सो, बट चले बैट्सवुमन है वो भी ठीक है, बल्कि टॉप ऑर्डर की बैट्सवुमन है आयशा ज़फ़र। पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, डेब्यू किया था आपने 2015 के अंदर, अभी तक 32 ODI मैचेस खेल चुकी हैं, 26 IT20 खेल चुकी हैं और इसके साथ साथ 3 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा दे चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हो खूबसूरत? बिल्कुल ठीक ठाक, और खूबसूरत हो गई हूँ आपके कमेंट के बाद। वैसे ये भी हसीन है, साथ वाली भी हसीन है, लगता तो नहीं है कि स्पोर्ट्स खेलती हैं, लगता सारा दिन पार्लर में ही गुजारती हैं। एक और हसीना हमारे साथ है, एब्सोल्युटली गॉर्जियस, आयमन अनवर हमारे साथ हैं। अब आयमन जो है वो पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर हैं। उसके साथ अगर हम इनकी क्रेडिट को क्या चीज़ें जाती हैं तो पाकिस्तान की तरफ से 37 T20 मैचेस और 7 वनडे इंटरनेशनल ODIs खेल चुकी हैं। आयमन पाकिस्तान वुमेन टीम की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है जिन्होंने 3 T20 वुमेंस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स और 2022 ODI वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया। इनके करियर के बारे में और हाइलाइट्स पे तो बात करेंगे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो प्यारी? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, थैंक यू। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज़, सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट और इस तरफ रुझान, क्योंकि आप लोग कल के आए हुए बच्चे नहीं हो। कल के आए हुए बच्चों से पूछो तो वो कहेंगे यार इट्स वेरी कूल, इट्स वेरी एक्साइटिंग, ये वो बड़ा अब तो है, लेकिन जो पहले आए थे, जिस तरह मैं जब मीडिया के अंदर आई थी तो उस वक्त भी कहा जाता था कि पढ़ लिख के ये करना है। तो स्पोर्ट्स के बारे में भी, क्योंकि यही होता था ना कि आगे पैसे किस तरह बनेंगे, करियर फ्यूचर ना कुछ बन पाया तो क्या, अपनी स्टोरीज, बिकॉज दे आर इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आशु आपसे मेरा बेटा शुरू करते हैं। इसमें ऐसे था कि जब क्रिकेट स्टार्ट की थी, बेसिकली फ़ादर को इंटरेस्ट था और वो ख़ुद क्रिकेटर नहीं बन सके, तो उनका था कि मेरी बेटियों में से कोई क्रिकेटर बने। मतलब उस वक्त ऐसा आइडिया भी नहीं था कि वुमेन क्रिकेट एग्जिस्ट करती भी है। अच्छा ये भी बताओ ना, फैमिली स्ट्रक्चर, भाई बहन क्या क्या? अच्छा, हम लोग 4 बहनें और मैं आई एम द एल्डेस्ट। सो देयर इज नो ब्रदर? नो ब्रदर। सो यही था कि मैंने बेटी में से ही किसी को खिलवाना है। और ये भी नहीं पता भी नहीं था, और अगर बेटा भी होता तो तब भी। हाँ ठीक है, वी जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग, घर पे ही खेला और माय फादर वाज माय फर्स्ट कोच, उन्होंने मुझे सिखाया सारा कुछ, सारी टेक्निक, एवरीथिंग। अच्छा, बाकियों ने सीखा? बाकी स्क्वॉश खेलती हैं, सो क्रिकेट भी है, स्क्वॉश भी है। उसके अलावा 11 साल की थी मैं वहाँ, उस वक्त लड़कियाँ ज़्यादातर डॉल हाउस मांगती हैं, मुझे मेरे फादर ने एक पूरा किट बैग गिफ्ट किया था। नाइस। तो वो एक बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट था मेरे लिए, मुझे शौक भी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंडर 13 खेला, अंडर 17 खेला, अंडर 19 खेला, फिर वो लेडर चढ़ते गए और पाकिस्तान टीम तक पहुँच गए। अब देखिए ना, 11 साल की उम्र पे इस बच्ची को इनके अब्बा ने किट बैग दिया। व्यूअर्स, और वो उनको पहला इंसिडेंट याद है जहाँ पे उनका एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म की तरफ दिमाग गया। पहले तो घर पे खेलती थी शौकिया। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं देते, हम बच्चों को अवाम की इंटरेस्ट की या जो हम चाहते हैं ज़बरदस्ती वो करते हैं। अब बाप ने अपनी बेटी में पोटेंशियल देखा, एप्टीट्यूड देखा, उसको इनकरेज करने के लिए एक ऐसा गिफ्ट दिया जो आपको भी अच्छा लगा, ऐसा ही है। और उससे एक जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल। सो प्लीज़ व्यूअर्स,
हर बच्ची डॉल से नहीं खेलना चाहती और हर लड़का क्रिकेट बैट से नहीं खेलना चाहता, हर बच्चा हर लड़का गाड़ियों से नहीं खेलना चाहता। अगर एक लड़का आई एम सॉरी डॉल से भी खेलना चाहता है तो क्या इतनी बड़ी बात है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हम लोग अपने बच्चों को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। 90% जो हमारे यहाँ के ब्रिलियंट मेल मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिलीज है, वो भी डॉल्स के ऊपर मेकअप करते थे अपनी बहनों के। सो द पॉइंट इज़ जो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसकी तरफ उसको इनकरेज करें। हम हर बंदे को ज़बरदस्ती एक डब्बे में डालने की क्यों कोशिश करते हैं? राइट के रॉन्ग है? ऐसे ही है, हर किसी को आप फिट नहीं कर सकते। उसके इंटरेस्ट को देखें कि वो क्या करना क्या चाहता है, वो किस तरफ उसका रुझान ज़्यादा है। क्या आप चारों बहनें एक जैसी हैं? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। क्या चारों स्पोर्ट्स खेलती हैं? खेलती हैं, नहीं, प्रोफेशनली चारों? प्रोफेशनली खेलते हैं। चारों खेलती हैं। जी। अब देखे ना, एक आखिरी वाले को छोड़ के वो थोड़ा सा उसका लिटरेचर की तरफ। बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, एक ही घर में 4 लोग हैं, 4 बहनों, राइट? 4 बहनों में से 3 बहनें जो हैं वो एक क्रिकेट खेलती है, 2 स्क्वॉश खेलती है, छोटी को नहीं इंटरेस्ट, सो शी इज नॉट इंटरेस्टेड। वो कुछ और करेगी, वो शायद डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर बनना है, मे बी व्हाटएवर। बट द पॉइंट इज व्यूअर्स, लिमिट नहीं करना ना, बिल्कुल। हर बंदे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से लेके चलो। ओके, आपकी कहानी क्या है बेटे? मेरी फैमिली में वैसे कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं था, लेकिन मुझे हमेशा से शौक था और इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरे भाई को। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं, तो ही ऑलवेज़ केप्ट मी विद हिम कि आप मेरे साथ खेलो, आप मेरे साथ खेलो। मेरी एक ट्विन सिस्टर भी है और मेरी एक सबसे बड़ी बहन भी है, और जो ट्विन है वी आर आइडेंटिकल ट्विन। तो और उसको जीरो इंटरेस्ट है? उसको लाइक थोड़ी सी स्पोर्टी है वो, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है। हाँ। तो बस मैं अपने भाई के साथ खेलती थी। देखिए ना, जुड़वा बहनों में भी इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, लेकिन वन ऑफ देम गॉट इनटू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। बिल्कुल, एंड शी इज़ अ डेंटिस्ट। मेरे अब्बू ऐसे मुझे हमेशा से बैट्स वगैरह ला के देते थे, लेकिन मुझे भी ये नहीं पता था कि प्रोफेशनल क्रिकेट एग्जिस्ट करती है। और जब पता चला तो मेरे लिए उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, क्योंकि अभी की लड़कियों को पता है कि यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, हम एज अ करियर इसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, क्योंकि मैं अपना पैशन कंटिन्यू कर सकती थी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्रायल दिए इन 2010, लेकिन मेरा इंडक्शन हुआ 2016 में इन क्रिकेट टीम। तो वो बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए कि मैंने वो जो 6 ईयर की स्ट्रगल की, उसमें मैंने लर्न किया कि किस तरह से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं एज अ क्रिकेटर, क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अच्छी जर्नी थी, थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन मेरे भाई को सारा क्रेडिट जाता है इसमें। कोई चीज़ है ना व्यूअर्स, कोई एक, सो आई गेस जिस तरह अभी हम ब्रेक से पहले ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात कर रहे थे, तो वही चीज़ होती है ना कि सपोर्ट। और इस बार की ब्रेस्ट कैंसर की थीम क्या है कि किसी को भी कैंसर अकेले फेस नहीं करना चाहिए। एट द सेम उसी तरह से ज़िंदगी में हमें किसी भी चीज़ को अकेले फेस नहीं करना चाहिए। सपोर्ट के बगैर वी आर नथिंग। सो अगर लाइफ में देखो एज स्पोर्ट्स वुमेन, सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसकी रही है और उस सपोर्ट से क्या फ़र्क पड़ा? फर्स्ट यू आशा। सपोर्ट वाज ऑलवेज फादर की नंबर 1 रही थी, मदर की भी थी, लेकिन फादर ने सपोर्ट किया तो आई मैनेज टू बी ले के गए साथ, आपको इनकरेज किया। सेम मेरी मदर भी वर्किंग वुमन थी, वो अपने कॉलेज से फ्री होके देन हम चारों बहनों को लेकर जाना, हमारे साथ बैठना ऑल द टाइम वहाँ पे पिच पे। तो स्ट्रगल तो थी, बट देन इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल कि हम लोग जो हैं आज इस मुकाम पे हैं। और आप लोगों ने इस लेवल पे हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है माशाल्लाह। क्या कहोगी? सपोर्ट सबसे ज़्यादा? बिल्कुल, आई बिलीव कि सबसे पहली सपोर्ट तो आपकी पेरेंट्स की थी, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो जिनको परमिशन नहीं मिलती। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने कभी ऐसा कोई हर्डल फेस नहीं किया। दे वर ऑलवेज सपोर्टिव, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये थी कि हमें लेके जाना, फिर हमें रेडी रखना। कौन लोग हैं जिनको मेंशन करना चाहोगे? होता है ना कि एक तो होते हैं घर पे सपोर्ट, योर फर्स्ट कोच वाज योर फादर, लेकिन एक होती है घर पे सपोर्ट, और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं। देखिए, फ्रेंड्स तो अपनी जगह है ना, इनकी दोनों की जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन सबको हम एक शाउट आउट सलाम का दे रहे हैं, यू आर ऑसम, क्योंकि यही बात ब्रेक में भी अपनी फ्रेंड्स की वगैरह तारीफ करी थी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लोग जो करियर में आपके लिए बड़े फंडामेंटल रहते हैं, वो कौन थे? मेरी फ़र्स्ट क्रिकेट एकेडमी थी ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी, जिसको उनके छोटे भाई सगीर अब्बास रन कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे ही क्रिकेट खेलना सीखी। और उसके अलावा अगर मैं क्रेडिट दूंगी तो अपने डिपार्टमेंट्स को दूंगी, जैसे सेफ स्पोर्ट्स सागा था और ज़रई तरक्याती बैंक था, जिन्होंने उस टाइम पे सपोर्ट किया जब पीसीबी का फाइनेंस सेक्टर नहीं था। तो ये वो टाइम था कि जब प्लेयर्स को फाइनेंस की ज़रूरत थी, कि उनको थोड़ा सा नज़र आया कि उनका इसमें करियर आ सकता है। अगेन इसी बात को मैं आगे करूँगी कि घर से सपोर्ट मिल तो जाए, बट देन वो जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है ना, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स मिल के करते हैं। जैसे डिपार्टमेंट्स आ गए, इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस आ गए जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे हमारी मतलब करियर इसमें बिल्ड होता है। और एक बात बताऊं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की भी अपनी 3 बेटियां हैं और माशाल्लाह एक बेटा है, तो और ही इज़ वेरी इनटू क्रिकेट हिमसेल्फ।
सो वो भी बड़े एफर्ट्स कर रहे हैं, जो हमें पता चल रहा है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मेल फीमेल दोनों के लिए एक बड़ा सॉलिड प्लेटफॉर्म बने। असल में होता पता क्या है, मेल को जनरली पाकिस्तान में ज़्यादा इनकरेज किया जाता है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन्होंने नाम भी रोशन किया और अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। लेकिन जिस लेवल पे बच्चियाँ परफॉर्म कर रही हैं, बड़ी दफ़ा लड़कों को आउटडू कर जाती हैं। सो ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल डिस्कस कि क्रिकेट की दुनिया के अंदर इस वक्त जो T20 हमारा चल रहा है, राइट, सो वीव गॉट बेसिकली द T20 वुमेन वर्ल्ड कप। T20 वुमेन वर्ल्ड कप के कुछ ऑर्डर के बारे में बात करेंगे कि जो इस वक्त एक पूरी टीम बनी हुई है और क्या परफॉर्मेंसेस जा रही है और क्या लग रहा है आप लोगों को कि किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या पाकिस्तान वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है। इस सवाल के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। प्रोफेशनल प्लेयर्स हमारे साथ हैं, दे हैव गॉट अ पल्स ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन, इन्हीं से गाइडेंस लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। काबली पुलाव बन रहा था किचन में, बड़ा ही मज़े का। ज़रा शेफ़ तैयबा की तरफ रुझान करते हैं। तुसी ते पला कर देता है, सो मच पलाज जी। काबली पुलाव बिल्कुल तैयार है और इसको किसी चीज़ मतलब इसके साथ कोई भी कॉन्डिमेंट जो है वो सर्व करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इसमें आपको जो है वो मीठा फ्लेवर भी आएगा, नमकीन फ्लेवर भी आएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो मुझे बताइएगा रेसिपी। मुझे लग रहा है आपको लग रहा था कि आज स्पोर्ट्स में आई हुई हैं तो शायद इन्होंने खापे प्रॉपर खाने हैं, बट वो तो बड़ी उनकी डाइट बड़ी पर्टिकुलर होती है, लेकिन कभी कभार तो चलता है। कभी कभार। अच्छा तैयबा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी यंग वुमेन इन द स्पोर्ट्स अरीना, और अब तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हम भी बच्चों वाले हैं। बिल्कुल। मैं बस खुशी तो बहुत हुई इनकी लाइफ जर्नी सुन के, और मैं यही चाहती हूँ कि इनसे ये पूछूंगी कि जैसे अगर किसी बच्चे को शौक़ है, ठीक है, मतलब हमारा इंटरेस्ट तो है, लेकिन हम उसके अंदर देखते हैं कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है, तो क्या हमें उस चीज़ को उसमें परसू करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करवाना चाहिए या नहीं? मतलब अगर हमें नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल इन फ्यूचर जो कहता है। मुझे समझ आ गया आप क्या कह रही हैं। जैसे कि हसन जो छोटा है मेरा, मुझे नज़र आता है कि उसकी बॉडी, उसकी फिटीक जो फिज़ीक है टोटल फुटबॉलर और स्क्वॉश प्लेयर की, आपको पता है सिमिलर होती है फिज़ीक, राइट। अब उसकी फिज़ीक भी ऐसी है, उसका इंटरेस्ट भी है। अब मेरा भी बड़ा दिल चाहता है कि मैं उसको करूं, बट अगर प्रोफेशनली बात करें तो प्रोफेशनली फिर बच्चों को कैसे माइल कर सकते हैं? आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? और आप इसका जवाब दें और आप बेटे इस चीज़ का मुझे जवाब दें कि अगर फिर लाना चाहते हैं प्रोफेशनली तो कैसे लाएं, प्रोसीजर क्या है? जी। स्पोर्ट्स देखिए, जनरली अगर ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली स्टार्ट करें, उसमें यह है कि शुरू में आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जनरली खिलानी सारी स्पोर्ट्स चाहिए, मतलब एट अ यंग एज उनको कुछ ना कुछ करवाना चाहिए। इससे जनरली उनकी बॉडी भी उस तरह से डेवलप होती है, और फिर ओवर टाइम आपको उनके इंटरेस्ट का भी पता चल जाता है कि क्या वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, कि प्रोफेशनल उनको लेकर जाया जाए या ना जाए। लेकिन स्पोर्ट्स इन जनरल करनी चाहिए। सो अब प्रोफेशनली अगर लेके जाना है उस तरफ, क्योंकि देखिए व्यूअर्स, क्लब्स अकेडमीज़ में तो हम ही डाल सकते हैं, बच्चा खुद तो नहीं अपना 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, तो किस एज पे, किस स्टेज पे और क्या प्रोसेस है? देखिए, आई बिलीव कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, लेकिन पहले लोग ये सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान टीम में कैसे जाना है, तो वो बहुत हाई पे सोच रहे होते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आप अपने पहले बच्चों को किसी भी एकेडमी लेके जाएं जहाँ पे वो सिर्फ खेलें, लाइक टेप बॉल से खेलें, वहाँ पे इंजॉयमेंट फैक्टर पैदा होता है। जब वो इसको इंजॉय करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार हम थोड़ा सा हार्ड बॉल से भी स्टार्ट करके देखें, इसको परसू कर सकते हैं कि नहीं। और जान, फिर वहाँ से नेशनल टीम में जाया कैसे जाता है? फिर उसका तरीका नहीं आता किसी को। फिर आपके ट्रायल्स होते हैं। अच्छा, एक्चुअली आप अपने आप को पहले तो प्रिपेयर, यानी कि जिधर भी एकेडमी वगैरह में आप खिलवा रहे हैं बच्चे को, आप बैक एंड पे इन्फॉर्मेशन ले लें कि जी ट्रायल्स कब हैं छोटे बच्चों को, ये वो। क्योंकि बात ये है कि इसमें ना जिन क्लब्स में आप जा रहे होते हैं यूजुअली वो उसी सर्कल के होते हैं जिनको सारा आइडिया होता है कि अब कोई ट्रायल्स आने वाले हैं। तो यानी कि जैसे कि फुटबॉल एकेडमीज बनी हुई हैं, वो बनी है, उधर फिर बच्चों का दाखिला कराएं जहाँ पे वो खिलाएंगे उनको, लेकिन उनके साथ उनकी कनेक्शन है फिर आगे। ऐसा ही है। कुछ लोगों ने अभी ना, जिस तरह कि मैं हूँ, मेरे पास लॉन है, मैंने वहाँ पे एक छोटी सी एकेडमी अपने लॉन में लगा ली जहाँ पे बच्चे के स्कूल के, तो वो वाली चीज़ नहीं, फिर थोड़ी सी प्रोफेशनल जगह पे लेके जाएं, वो फिर आपको गाइड कर देंगे। और बॉयज़ के लिए ये आसानी है कि बॉयज़ की प्रोफेशनल क्रिकेट अंडर 13 से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आपके बच्चे अंडर 13 है तो उनको फ़ौरन ही प्रोफेशनल क्रिकेट वाला माहौल मिल जाता है, वही क्रिकेट मिल जाती है। और बाय द वे, बच्चियों, लड़कियों को भी आप खिलाएं ज़रूर,
ये नहीं है कि क्योंकि 13 के बाद लड़कों का 13 पे लड़कों का हो जाता है तो लड़कियों का नहीं होता तो ना करें। लड़की यंग एज पे खेलेगी तो वो प्रोफेशनली और आगे मैं ये जाके नहीं कहती join- सिर्फ क्रिकेट खेले, कोई भी स्पोर्ट हो, कुछ भी, लेकिन खेले। ये कल्चर हमें एज पेरेंट्स ही मतलब जो है उनको डेवलप करना पड़ेगा कि बच्चे आए और खेलें। अच्छा, अब मुझे बताओ कि यार क्या स्टेटस है, मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी जो T20 की सिचुएशन है उसकी लाइनअप के बारे में मुझे क्या बताओगे? आई बिलीव थोड़ी सी स्ट्रगलिंग है क्योंकि हम एक मैच हार गए हैं और हमारे जो नेक्स्ट 2 मैचेस हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है, सेकंड न्यूजीलैंड से। लेकिन हमें पॉजिटिव अप्रोच ये रखनी चाहिए कि न्यूजीलैंड को अभी हम रिसेंटली हरा कर आ रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि बस हमने ये 2 मैचेस जीत के किस तरह से हम अपनी टीम का रन रेट अच्छा करके आगे लेके जा सकते हैं। पॉजिटिव सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी इसमें यह है कि फर्स्ट मैच जो हमने श्रीलंका के साथ खेला था वो बड़े अच्छे मार्जिन से हमने जो है ना कन्विंसिंगली हमने जीता है। इवन दो सेकंड मैच थोड़ा सा अपसेट था, बट देन अगेन हमारे पास चांस स्टिल है कि हम जो भी नेक्स्ट मैच है हमारे वो उनको ज़रा स्ट्रांगली हम खेलें और नेक्स्ट राउंड में मूव करें। बिल्कुल सही। What about you, जानी? What would you like to say कि मतलब who are the strong players, who are the weak players? हमें किससे एक्चुअली खौफज़दा होना चाहिए? कुछ ये गाइडेंस भी दो मुझे। फ्रॉम पाकिस्तान टीम के हमारे कौन से प्लेयर्स अच्छा करेंगे, हमारे कौन से प्लेयर से एक्सपेक्टेशन हाई है, एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि हम किस टीम से ज़रा मोहतात देखिए ऑब्वियसली फातिमा सना इज़ द वन जिसको हम इजीली पिक कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लीड कर रही हैं इस वर्ल्ड कप में। लेकिन उसके साथ मुनीबा उसका साथ दें, उमैमा सुहेल जो कि अच्छी फॉर्म में, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की है, पहले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू दिलवाएं। निदा डार हमारी फॉर्मर कैप्टन है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि शी इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन दिस साइड। तो अगर ये टीम अपने पोटेंशियल पे खेलेगी और हमारी कंडीशंस हैं, यूएई की कंडीशंस हमें बहुत ज़्यादा सूट यार करती एक हैं। सेकेंड, क्या हम में इतना पोटेंशियल है? वो कह रहे अगर अपने पोटेंशियल पे खेलें तो क्या इतना पोटेंशियल है कि वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? सीधी सीधी बात करो ना यार। नहीं डेफिनेटली पोटेंशियल पोटेंशियल है इज देयर, लेकिन ऑन द डे कौन यार अच्छा खेलता है वो भी टीम में भी देखते तो हैं। भेजे गई है ना इन द पास्ट, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या हमारी टीम की तैयारी पूरी है? क्या हमारा लाइनअप इतना सॉलिड है कि हम एटलीस्ट होप कर सकते हैं कि कहीं हम अच्छी जगह पे प्लेस होंगे? प्रिपरेशन हमारी अच्छी है क्योंकि इससे पहले ना होम सीरीज हुई है हमारी साउथ अफ्रीका क्योंकि के वो कह रहे साथ। हैं ना यूएई के कंडीशंस भी हमें सूट नहीं कर रहे। सूट कर रही हैं कर रही हैं। हमारे जैसी कंडीशंस है। अच्छा होम सीरीज फिर हमारी हम क्यों हारे एक मैच? अच्छा sorry, उस दिन मैं हम बिल्कुल बुरा बच्चों खेले। मैं बिल्कुल ही बच्चों वाली बात उस कर दिन रही हम हूँ। बुरा खेले। हाँ? मुझे नंबर देना सबको, मैं इनको तबीयत सेट करूँगी। शुक्र है आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते वहाँ पे, वरना मैं वीडियो कॉल करके डांटती। उसके लिए भी वीपीएन है। नहीं, हम ऐसी हरकतें नहीं करते, हम नहीं करते ऐसी हरकतें, बुरी बात। Rules break नहीं करते। बच्चे मुझे ना अक्सर मेरा बेटा कहता है आप वीपीएन पे देख ले, मैं कहा थप्पड़ लगाऊंगी। गलत बात है। अच्छा हाँ, अच्छा मैं बता रही थी कि फिर हमारी होम सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका के साथ, तो उसमें हमने एक मैच बड़ा कन्विंसिंगली हमने जीता भी था, 181 का टारगेट दिया था। सो प्रिपरेशन है, लेकिन देन अगेन अब ये देखना है कि आगे जो टीम्स हैं वो टफ़ हैं। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दोनों टफ़ टीम्स हैं, लेकिन ग्रुप स्टेज की बात कर रही हूँ, दोनों टफ़ टीम्स हैं और उनको हमें काउंटर करने के लिए हमें और अच्छा जो है परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम उनसे जो है ना मैच जीत सकेंगे। बिल्कुल सही। एंड देन माई कंसर्न हमेशा विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज़ कि अगर हम लोग T20 हार जाते हैं तो हमें इसका क्या नुकसान होता है, और अगर हम विन कर जाते हैं तो हमारी प्लेसमेंट का क्या सीन होता है, क्योंकि इंटरनेशनल हमारी प्लेसमेंट भी तो है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे गाइड करो देखिए हमारी रैंकिंग इस वक्त मतलब हाउ 7th है। इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर अस? इट्स जरूरी वेरी तो मच है। इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज इन बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव बीन प्लेइंग, बहुत टाइम से हम खेल रहे हैं लेकिन आज तक हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं गए। तो ये वो मौका है कि जब आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है, आपने होम सीरीज़ खेली है, आपने एशिया कप खेला है, आपको हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि अब एक नेशनल टीम को होनी चाहिए, तो वहाँ पे हमें रिजल्ट भी देना है क्योंकि अब वुमेन क्रिकेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो गई है उसकी। तो उसमें अगर हम सेमीफाइनल तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अपनी फैंस को भी डिसअपॉइंट करते हैं, अपने आप को भी डिसअपॉइंट करते हैं कि हम इतने अरसे से खेल रहे हैं लेकिन हम वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो T20 की विक्ट्री इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली जो हम काम करते आ रहे हैं वो नज़र आना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट सिर्फ हमारी टीम के लिए नहीं, ये आने वाली जनरेशन के लिए भी है, आने वाली वो सारी लड़कियों के लिए जो क्रिकेट टेकअप करना चाहती हैं, उनको भी तो पता चले कि हाँ हमारी टीम में कुछ है, कुछ जीत रहे हैं, ताकि वो भी कल को क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन चूज़ कर सकें। अच्छा देखो गर्ल्स, यू गाइस आर प्लेइंग, बट कल का भी तो सोचना होता है ना। देखो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू डिग योर वेल बिफोर यूर थर्स्टी। आई एम सो हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ द यंग गर्ल्स गॉट इनटू कमेंटेटर्स बन गए, दे स्टार्टेड, वो दूसरी डायरेक्शन में कोचिंग की तरफ भी आ गए। आप दोनों का क्या गेम प्लान है? what is the plan, like whenever you retire, whether it's in 5 years, 10 years, 20, whatever, what then?
जी बेटा। मुझे वैसे पर्सनली कोचिंग बहुत पसंद है और मैंने कोचिंग की क्वालिफ़िकेशन भी ली है, लेकिन उसके साथ मुझे कमेंट्री भी पसंद है। तो इट डिपेंड्स कि मैं किस में अच्छा करती हूँ और किस में मैं इंजॉय करती हूँ। जैसे मैं क्रिकेट को इंजॉय करती थी, तो जिसमें मैं इंजॉय करूँगी आई विल गो फॉर दैट। सो यानी कि coaching इवन and आफ्टर commentary. रिटायरिंग फ्यूचर है। बिल्कुल है, बहुत। अब तो वुमेन क्रिकेट का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब आईसीसी इस चीज़ को बहुत और इंकरेज बात करता ये है कि कि अब तो अंपायर्स में कमेंटेटर्स फीमेल एंड मेल दोनों स्पोर्ट्स के लिए हो गए हैं। तो एक दफ़ा आप लोग अगर खेलना छोड़ते भी हो तो आप कमेंट्री की तरफ जा सकते हो, और उसमें लिमिटेशन नहीं है कि आप मेल के लिए क्रिकेट के लिए कर रहे हैं, फीमेल के लिए कर रहे हैं, या हमारे जो स्पेशल पर्सन्स की क्रिकेट होती है वो होती है, फिर तो आप पूरे एरिया को कवर कर सकते हो। बिल्कुल, इट्स वास्ट चैनल। कमेंट्री है आपके पास, आप प्रेजेंटर बन सकते हैं, अंपायरिंग कर सकते हैं, आप और वुमेन कोच मैच मेल रेफरीज फीमेल हैं। दोनों टीम्स के साथ हो सकता है, वो भी जी, कोई बिल्कुल। इशू नहीं है, राइट? अभी हमने रिसेंटली देखा था कि एक पीएसएल की टीम ने एक फ़ीमेल कोच को हायर किया था विद देयर मेंस टीम। तो हर तरह की अपॉर्चुनिटी अब फीमेल्स के लिए अवेलेबल है। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान जानी? मेरे फादर ने हमेशा से ये चीज़ रखी थी कि अगर आपने खेलना है लेकिन साथ पढ़ना भी है। सो मैंने मास्टर्स भी किया है एंड आई एम अ प्रोफेशनल बैंकर भी। तो फिर मेरा जो है दोनों लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ और ये वाली स्पोर्ट्स लाइफ साथ साथ चल रही है। देखो बैंकिंग इज अ फुल टाइम करियर, जब क्लोजिंग होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर उसके साथ मैचेस वगैरह चल रहे हो, हाउ डू यू मैनेज? उसमें जब मैं आई टेक लीव्स फ्रॉम द बैंक मिल जाती है और उनको पता भी है कि आप नेशनल प्लेयर हो। बट देन अगेन डेली रूटीन्स जो है ना वो थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। मुझे अपने आप पे थोड़ा हार्ड होना Practice भी तो पड़ता करना है, पड़ता है बिकॉज ना। सुबह 6 बजे उठ के मुझे जो है पहले बैंक जाने से पहले मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इन बिटवीन कहीं मुझे कोई भी स्लॉट मिलता है, मुझे उसमें ट्रेनिंग, जिम वगैरह, तो रूटीन थोड़ी सी टफ हो जाती है। बट देन अगेन इट्स माई पैशन, मुझे पसंद है तो आई एम डूइंग इट। आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। वही वाली बात है ना कि इंसान को अगर इंकरेजमेंट मिले, सपोर्ट मिले, वर्क इन्वायरमेंट में भी सपोर्ट हो। अब ये भी तो चीज़ है ना व्यूअर्स, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब प्रोफेशनल प्लेयर्स को आप हायर करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल करें। जैसे कि मुझे आइसा ब्रेक में भी बता रही थी कि जहाँ पे ये काम करती है, दे आर वंडरफुल पीपल, बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको इनकरेज भी करते हैं और छुट्टी पे भी तंग नहीं करते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। घर पे भी अगर एक इंसान एक चीज़, एक प्रॉब्लम जो हम सब ख़वातीन फेस करती है, तैयबा जी भी एग्री करेंगी, आप गर्ल्स भी करेंगी, एंड मैं खुद ही एक्सपीरियंस करती हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट औरतों को कंसिडर किया जाता है एज इंडिविजुअल्स इन द हाउस जो चीज़ें मैनेज करती हैं और देखती हैं। इवन एज अनमैरिड गर्ल्स होता ये है कि हर चीज़ का प्रेशर लड़कियों के ऊपर आ जाता है। सो जो बच्चियाँ एटलीस्ट प्रोफेशनली खेल रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनके घर वालों से भी कि प्लीज़ उनको फिर एक्सटर्नल प्रेशर से सेफ रखें। क्या होता है आपके ख्याल से, कोई भी जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है कि उसको घर की इस चीज़ की टेंशन होती है कि सालन रोटी बनी, क्या ग्रोसरी ख़रीदी, क्या बिजली का बिल पे हुआ, इन चीज़ों से हमें प्रोफेशनल प्लेयर्स को बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि उनका एक करियर होता है एक लिमिटेड टाइम का और फास्ट फॉरवर्ड पे वो चल रहे होते हैं, तो ऑलरेडी टाइम नहीं होता। तो प्लीज़ घरेलू बखेड़ों से हमारी फीमेल प्लेयर्स को बाहर रखें, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट से वाबस्ता हो। ट्रेनिंग, पढ़ाई और कोई अगर प्रोफेशनल साथ करियर चल रहा हो तो उसके साथ फिर मार्जिन नहीं होती। सो लिटरली फूल की तरह रखना पड़ता है एक डिफरेंट तरीके से। अगर कहीं स्टील मैग्नोलिया तो बात गलत नहीं होगी। सो ब्लेस यू गाइस। इसमें ना काफ़ी सारा मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरी मदर का बहुत रोल है कि उन्होंने पूरे घर को इस तरह से मैनेज किया कि वो इस तरह से लोड आने ही नहीं देती। सो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल सेकंड करूँगी। बिल्कुल सेम हियर, दे हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव। खुश रहो, आबाद रहो। और कॉर्पोरेट सेक्टर को याद कराते हुए ब्रेक की तरफ जाऊंगी, एक दिन की ब्रेक की तरफ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी कि आप लोग भी जाग जाएं। जहाँ पे आप मर्दों को बहुत सपोर्ट करते हैं इन द क्रिकेट अरीना, वहाँ पे हमारी जो फीमेल क्रिकेट प्लेयर्स हैं, हमारी जो वुमेंस क्रिकेट टीम की बच्चियाँ हैं, वो बहुत काम कर रही हैं। इक्का दुक्का को कभी किसी विमेंस डे के हिसाब से ऐड वगैरह के लिए या गर्ल चाइल्ड डे के लिए आप लोग उठा लेते हैं। तो जहाँ पे मेल क्रिकेटर्स को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया जाता है, कमर्शियल्स, एड्स, इस तरह की चीज़ें, हमारी फीमेल प्लेयर्स भी खूबसूरत भी हैं और टैलेंटेड भी हैं और हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी ज़रा उनको भी याद रखा करें। यहाँ पे शो को क्लोज़ करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।